Hello everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel, Magnet Brains, जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture, we are going to discuss the most important questions of your chapter Methods of Inquiry in Psychology Part 1. So as you all know, हम हमारी क्लास 11 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 दैट इज मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे थे एंड हमने हमारे इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, NCERT solutions, MCQs, complete chapter revision and many more. So अब जो है हम करेंगे हमारे इस चैप्टर के most important questions and this will be the part 1 of your most important questions, जिसमें हम सभी तरह के questions को डिस्कस करेंगे, चाहे वेरी शॉर्ट हो चाहे शॉर्ट हो, और इसी के साथ साथ क्वेश्चंस को आपको आंसर कैसे करना है, क्या पैटर्न होगा, इन सभी चीज़ों पर भी हम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे. फाइन, सो आई होप सो कि आप सभी रेडी होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन एंड आई होप सो कि आपको चैप्टर ये जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट दी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड जनरली ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो 30 वर्ड्स में आते हैं एंड इनका एक जो पैटर्न होता है वो सिंपल है कि जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जस्ट आप उसको उसी तरीके से आंसर करिए. बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की या एक्सप्लेनेशंस देने की आपको ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज इट विल टेक योर टाइम एज वेल एज इट विल एक्सीड यू फ्रॉम द वर्ड लिमिट. Okay, so इसीलिए let's start the questions and let's look at the answers as well. So question number 1, define the term description in goals of psychological inquiry. Psychological inquiry में description जो term होता है उसको थोड़ा सा आपको define करना है, ठीक है. So it is as simple, that is in a psychological study the behavior or a phenomena is described in an accurate manner to distinguish a particular behavior from other behaviors. So in observing a particular category there may be short descriptions and the description requires recording of particular behavior which helps in its proper understanding. देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो टर्म है डिस्क्रिप्शन इसको डिफाइन करो इन गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी या साइकोलॉजिकल रिसर्च हम क्यों करते हैं? ताकि हम बिहेवियर को समझ सकें या एक पर्टिकुलर बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर से डिस्टिंगाइश कर सके, या कोई भी प्रॉब्लम है या जो जिस भी चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हो आप उससे रिलेटेड पूरा इन्फो कलेक्ट कर सको, राइट और जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है या जो भी सारी चीज़ें आप उसको रिजॉल्व कर सको. तो इसके लिए जब आप जैसे बिहेवियर की अगर हम बात करें तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो पर्टिकुलर कैटेगरी को सो उसमें कुछ छोटे छोटे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, मतलब आपको उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना होता है, थोड़ा सा आप उसको ब्रीफ करना होता है. तो जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप क्या करते हो, आप पर्टिकुलर बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हो, हर एक चीज़ को आप रिकॉर्ड करते हो जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड यू टू हेल्प आउट इन दी रिसर्च. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें, लेकिन एग्जाम्पल आप शॉर्ट में लिखोगे, एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है. जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा कि मतलब मैं आपको पहले एक्सप्लेन करने के लिए समझाने के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो. अब उस रिसर्च में आपने देखा कि एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसको एंगर इश्यूज़ हैं, तो एंगर इश्यूज़ को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, किस तरह के हैं आप उसको डिस्क्राइब करोगे ताकि आपको आगे चल के हेल्प मिले कि एंगर इश्यूज़ एक्चुअल में होते क्या और किस तरह की ये सारी चीज़ें हैं. तब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सारी चीज़ें हो रही हैं. तो ये अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं. तो डिस्क्रिप्शन टर्म का छोटा सा मीनिंग आपने बता दिया. क्लियर, फाइन. अभी सिंपल क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, है ना. तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमको इसी तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर. फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिडिक्शन? प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? सो प्रिडिक्शन मीन्स व्हेन यू प्रिडिक्ट फॉर समथिंग जो कि हो सकती है, दैट इज द पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन बी डन. सो बस वही आपको लिख देना है 30 वर्ड्स में. तो कैसे लिखोगे? देखो, understanding and describing the behavior accurately help to know the relationship of a particular behavior with other types of behavior, events or phenomena. After knowing this, it can be predicted under certain conditions what type of particular behavior may occur. Prediction becomes more accurate with the increase in number of persons observed. तो देखो, अगर आप किसी behavior को समझना चाह रहे हो, उसको describe करना चाह रहे हो और रिलेशनशिप समझना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर की विथ अदर बिहेवियर्स, इवेंट्स या फिनोमेना, तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो. मतलब
आफ्टर नोइंग दिस इट कैन बी प्रिडिक्टेड। जैसे मान लो मैं आपके ऊपर रिसर्च करूं और मुझे पता चल जाए कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ऐसा ही बिहेवियर करोगे, है ना। मैंने आपको देख लिया, मैंने आपको ऑब्जर्व कर लिया, मैंने आपके ऊपर रिसर्च कर ली कि स्कूल के अंदर, स्कूल सेटिंग के अंदर आप एक डिसिप्लिन्ड वे में रहते हो और उसी तरीके से बिहेव करते हो, इवन सभी टीचर्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है। अब अगर मान लो कल को आपका कोई इंटर स्कूल कंपटीशन हो और आपको सिलेक्ट कर लिया जाए और आपको भी वहां पर ले जाया जाए और बात चल रही है कि इस स्टूडेंट को ले जाएं या नहीं ले जाएं, क्या ये वहां पर डिसिप्लिन वे में बिहेव करेगा, तो मैं प्रेडिक्ट कर दूंगी कि नहीं नहीं, ये पर्सन जो है आप इसको ले जा सकते हो, इस स्टूडेंट को, क्योंकि ये बहुत ही डिसिप्लिन वे में बिहेव करता है, तो ये वहां पर भी वैसा ही बिहेव करेगा। तो मैंने एक प्रिडिक्शन कर दिया। तो प्रिडिक्शन इज समथिंग कि आप जो है सर्टेन कंडीशन में आप किसी तरह का बिहेव करोगे, इस एक चीज को प्रिडिक्ट किया जाता है, दैट दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है ना। और वो प्रिडिक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सही ही होता है, दैट मीन्स एक्यूरेट ही होता है, क्योंकि जब हम बार बार ऑब्जर्वेशन, बार बार रिसर्च देखते हैं तो हमको वो एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये पर्सन इस सिचुएशन के अंदर ऐसे ही बिहेव करेगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज व्हाट प्रिडिक्शन। क्लियर? ये छोटे छोटे टर्म्स पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द थर्ड गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी का थर्ड गोल क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट से, कमेंट सेक्शन में आंसर दो मुझे। थर्ड गोल क्या है साइंटिफिक इंक्वायरी का? सो इट इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन करना है आपको जो भी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी आपने करी है, तो अब उसके कॉजल फैक्टर्स वगैरह को, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द बिहेवियर, ये जो सब आपने उसमें यूज करे, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो साइकोलॉजिस्ट आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन नोइंग द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर बिहेवियर। तो हम जनरली किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे क्या सारे फैक्टर्स थे उनको जानना चाहते हैं, है ना। और फिर हम जो है उसमें क्या करते हैं कि इन सभी को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन जो होता है वो हमारी इंक्वायरी का थर्ड गोल होता है। या जब भी आप साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो उसमें आप थर्ड चीज़ जो करते हो वो आप क्या करते हो? एक्सप्लेन करते हो कंसेप्ट को, जो भी आपने उससे रिसर्च के बाद में आपको पता चला है आप उसको एक्सप्लेन करते हो, है ना। दैट इज द थर्ड गोल। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हो, साइकोलॉजिकल ही देना सारे कुछ जो भी एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि टॉपिक या सब्जेक्ट से ही बिल्कुल दूर चले जाओ। So the change brought about in behavior by psychological treatment in terms of therapy is in person is a good example of control. जब थेरेपीज वगैरह देके या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह देके हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं या उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं, तो वही कंट्रोल होता है ना। तो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, तभी तो वो आपके अकॉर्डिंग वर्क कर पा रहा है। आपने उसको बोला बिहेवियर चेंज करने को, तो वो बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कंट्रोल। फाइन, गुड इनफ। Next question, define the role of data in psychological inquiry. So the role of data is of utmost important in psychological inquiry. Psychological inquiry में data का role क्या होता है? तो data जो है वो सबसे important input है। data नहीं होगा तो शायद research ही नहीं होगी। मान लो मैं बोलूँ कि मुझे स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मैं मान लो बोलती हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स पर रिसर्च कंडक्ट करनी है जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ देयर पुअर बैकग्राउंड। अब अगर मैं ऐसे बच्चों के पास कभी जाऊंगी ही नहीं या ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मैं कभी इंटरेक्ट ही नहीं करूंगी, कभी उनसे बात ही नहीं करूंगी, तो मुझे डेटा कैसे मिलेगा? तो अनलेस एंड अनटिल आई डोंट हैव डेटा, आई हैव नो साइंटिफिक रिसर्च। तो डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। They in fact approximate the reality to some extent and provide an opportunity to verify or falsify our ideas, hunches, notions, etc. ये जो डेटा होते हैं यही हमको रियलिटी बताते हैं और यही हमको एक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि हम हमारे आइडियाज़ को, हमारे नोशंस को, जो भी हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स पुअर बैकग्राउंड से आते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। अब मैंने रिसर्च की ही नहीं तो मुझे पता चला ही नहीं, पर जब मैंने रिसर्च करने गई, जब मैं पुअर स्टूडेंट्स के साथ में या पुअर फैमिलीज़ के बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ ओपन करके रखी हैं और वो उन फैसिलिटीज़ को बहुत ईजिली एक्सेस कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। इवन उन्हें वैसी एजुकेशन मिल रही है जैसे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को मिलती है। सो इस तरीके से मेरा अगर ये जो एक हाइपोथेसिस था कि पुअर फैमिली या पुअर बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, वो नलीफाई हो जाएगा। और इस तरीके से रिसर्च करके मैं इस एक चीज को प्रूव कर पाऊंगी कि मेरा हाइपोथेसिस नल हो गया और इस तरीके से मेरा जो आइडिया था वो फॉल्सिफाई हो गया, बल्कि पुअर बैकग्राउंड के बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। फाइन, ओके, गुड। एग्जाम्पल वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हैं।
एग्जाम्पल सिर्फ उतना ही इंक्लूड करना जो वर्ड लिमिट को एक्सीड ना करे। अगर आपको लग रहा है कि आंसर छोटा हो गया, कोई एग्जाम्पल देके मेरी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो जाएगी, तो आप दे सकते हो। अगर आपकी वर्ड लिमिट कंप्लीट होगी तो फिर आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होती, वेरी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति इज असाइंड अ टास्क टू कलेक्ट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, व्हाट एट्रीब्यूट्स शी नीड्स टू कलेक्ट। प्रीति को एक टास्क दिया कि वो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, ठीक है। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स उसको कलेक्ट करने होंगे, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे यहाँ पर जो शी नीड्स टू कलेक्ट। सो दे आर, while collecting demographic information she needs to collect various attributes जैसे कि name, age, gender, birth order, number of siblings, education, occupation, marital status, number of children, locality of residence, caste, religion, parental education, occupation, family income, etc. डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में आप कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, द पॉपुलेशन, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या चाहिए, अगर मान लो आपको पॉपुलेशन ही काउंट करनी है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि सबसे पहले तो आप जाएं डिफरेंट एरियाज में, है ना। जैसे जब सेंसस वगैरह कंडक्ट होते हैं तो सेंसस में क्या होता है, अलग अलग टीम्स बना दी जाती हैं कि इस एरिया में आप ही लोग जाएंगे, वहां पर आपको जाना है, आपको हर एक के घर में जाना है, हर एक के घर में जाना है और वहां पर जाकर आपको क्या पूछना है कि आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अब आपको उसकी अपनी फैमिली में सिर्फ वही बताना है जो उस घर में रहते हैं, जो उस घर के बाहर रहते हैं उनके बारे में बता देना कि मेरे चाचा भी हैं और मेरे दादा भी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको सिर्फ अपने घर के बारे में बताना है, ठीक है, जो आपके साथ में रहते हैं। आपने उनका नंबर बताया, फिर आपने उनका नेम बताया, सबका नाम क्या क्या है, सब लोग क्या क्या काम करते हैं, अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ भी बताना है, अगर कोई बाहर जॉब करता है तो जॉब के बारे में भी बताना है, सबकी एज क्या है, ठीक है, सबकी एज क्या है, फिर जेंडर क्या है, बर्थ ऑर्डर किसका कैसा है, कौन पहले हुआ फिर कौन बाद में हुआ, कितने भाई बहन हैं, कितना एजुकेशन आपने किया हुआ है, आपको कितने जो है मतलब मैरिटल स्टेटस क्या है आपके घर में रह रहे लोगों का, आपका रिलीजन क्या है, आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप खुद कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपकी फैमिली की टोटल इनकम कितनी है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जब सेंसस होता है ना, तो सेंसस के अंदर क्या करते हैं, आपने भी सुना होगा सेंसस वगैरह होते रहते हैं, तो उससे क्या करते हैं, उससे ये देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन में से हमारे पास में कौन सी एज के पीपल सबसे ज़्यादा हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, किनकी कितनी इनकम है, तो ये सारा डेटा हमको मिल जाता है। तो जब प्रीति भी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाएगी तो उसे ये सारे एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको इन्फो होगी तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। फाइन। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म फिजिकल इंफॉर्मेशन। अब आपको फिजिकल इंफॉर्मेशन टर्म को डिफाइन करना है। फिजिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट इकोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि हिली या डेजर्ट फॉरेस्ट, मोड ऑफ इकोनॉमी किस तरह का है, हाउसिंग कंडीशंस कैसी हैं, साइज ऑफ रूम्स कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी घर पर अवेलेबल है, नेबरहुड कैसा है, स्कूल कैसा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये सारा कुछ फिजिकल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको पता रहेंगे ना, तो आगे अभी जब हम क्वेश्चंस लगाते चलेंगे ना तो आपकी सारी चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन ना, क्योंकि वेरी शॉर्ट रहता है तो कहीं से भी कभी कंसेप्ट बेस भी आ जाता है, कभी इनडायरेक्ट भी आ जाता है, तो अभी सिंपल कर रहे हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। डिफाइन द टर्म ऑब्जर्वेशन इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। ये जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, टू ऑब्जर्व, बट टू ऑब्जर्व इज डिफरेंट फ्रॉम टू नोटिस। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो एक बड़ा ही पावरफुल टूल है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का, इफेक्टिव मेथड है जिसके थ्रू आप बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हो। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो डे टू डे ऑब्जर्वेशन से अलग होता है। किसी को नोटिस करना अलग है, किसी को ऑब्जर्व करना कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का ये मीनिंग होता है। व्हाट आर वेरियस मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो हम बता देंगे कि देखो, ऑब्जर्विंग द पर्सन और इवेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस, दो तरीके से किया जा सकता है कि आप उसको डिस्टेंस से ऑब्जर्व करो या आप उसको बता के ऑब्जर्व करो। दूसरा, द ऑब्जर्वर मे बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व्ड, जिस भी ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो आप खुद भी उसके पार्ट बन सकते हो। इसमें अलग अलग मेथड्स होती हैं। मेथड्स ऐसा होती है कि आप बता के भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आप बिना बताए भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उसका पार्ट बन के भी ऑब्जर्व कर सकते हो और उससे दूर रह के भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सब टर्म्स आपके बुक में दिए हैं, आप यहाँ पर उसको इंक्लूड कर दोगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सब? हाँ, गुड।
नेक्स्ट यू हैव इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या होता है? तो सिंपल है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो जनरली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बताते हैं दो सेटिंग्स के अंदर। कोई दो इवेंट्स हैं या कोई दो वेरिएबल्स हैं, तो कंट्रोल्ड सेटिंग में हम उसकी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को जब देख रहे होते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। बहुत ही केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर्स के थ्रू इसको किया जाता है, जिसमें चेंजेस मेड इन वन फैक्टर इज अफेक्ट इन स्टडीज ऑफ अनदर फैक्टर। जैसे कोई एक चीज़ में अगर चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट दूसरे में देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज आप 8 आवर्स स्टडी करते हो, उसकी वजह से आपके 90% स्कोर आप कर पाते हो। मान लो अब चेंज कर दिया गया और आपसे बोला गया कि अब से आप सिर्फ 3 आवर्स ही स्टडी करोगे, तो आपकी पढ़ाई इतने घंटों में कंप्लीट होती नहीं है, तो आपका स्कोर अब कितना रहा? 70%। तो कॉज अगर कुछ भी हुआ तो उसका इफेक्ट हमको इधर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, और ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू की जाती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी होती है इसके अंदर। नाउ डिफाइन द यूज ऑफ सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च का क्या यूज है? तो देखो, survey research came into existence to study opinions, attitudes and social facts, and sociologist main concern was to find out the existing reality or baseline. सर्वे रिसर्च जो है वो आप किसी का ओपिनियन, उसका एटीट्यूड, सोशल फैक्ट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तब आप सर्वे करते हो। सोशोलॉजिस्ट जो है वो रियलिटी को जानना चाहते थे तो सर्वेस वगैरह कंडक्ट करते थे, तो वहाँ पर फैक्ट्स आपको पता चल जाते थे, लिटरेसी रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, रिलीजियस एफिलिएशन, इनकम लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, ये सब आपको पता चल जाता है। अब जैसे मान लो आप एक सर्वे कंडक्ट करना स्टार्ट करो कि लोग कितने ज़्यादा रिलीजियस हैं, तो आप जाओगे, लोगों से पूछना पता करो, मतलब उनसे क्वेश्चंस वगैरह करोगे। आप मान लो एटलीस्ट जब आप 500 या 600 लोगों से पूछते हो और उनसे उनके व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करते हो, तब आप एक प्रिंसिपल सेट कर पाते हो कि लोग रिलीजियस हैं या नहीं है, या किस तरह के रिलीजियस रह गए हैं। तो दैट इज सर्वे। ठीक है, ये भी इंक्वायरी की एक मेथड होती है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, पर्पसफुल एक्टिविटी है जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, इन सारी चीज़ों को डिराइव करने के लिए होती है। किसी बिहेवियर के पीछे क्या रीजन है, ये सब कुछ हमको जानने को मिलता है। फेस टू फेस भी होता है, कभी कभी जो है वो ओवर द फोन भी होता है, मेल भी होता है, एक्सेट्रा। तो दीज आर इंटरव्यूज। व्हाट इज क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर क्या होता है? सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आप सिंपल, वर्सेटाइल, लो कॉस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से आप प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस सेट कर सकते हो और रिस्पोंडेंट को क्वेश्चंस को रीड करना है, आंसर्स को मार्क करना है पेपर पर या फिर वर्बली इंटरव्यू के थ्रू। बस क्वेश्चनायर क्या है? सेट ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू आपको, मतलब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर करना है। सो दैट इज व्हाट क्वेश्चनायर। नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी। एक वर्ड होता है सब्जेक्टिविटी, एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जब दो या उससे ज़्यादा इवेंट्स या दो या दो से ज़्यादा रिसर्चर्स किसी सेम चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं या सेम ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं या सेम बुक पढ़ रहे हैं, उनके कंक्लूजन जो हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही आए, तो उसे ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ और आप हो और हम दोनों किसी एक बुक को पढ़ रहे हैं या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, मान लो 4 लोग हैं, मैं भी उन पर रिसर्च कर रही हूँ, आप भी उन पर रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च के बाद में आपका कंक्लूजन भी सेम है और मेरा कंक्लूजन भी सेम है, तो उसे ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर? So this is what objectivity. It refers to the fact that if 2 or more researchers administer a psychological test on the same group of people, both of them would come up with more or less same values for each person in the group. Fine, okay. समझ में आ रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं और आपको उनका आंसर कैसे करना है। आप बहुत अच्छे से जब चैप्टर को रीड करोगे तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे। और एक जो डाउट आप लोग को रहता है कि बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे पढ़ें या ना पढ़ें। एक्टिविटी आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन जो बॉक्सेस में इन्फॉर्मेशन दी होती है आपको वो ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, आपको एक्टिविटी नहीं पढ़ना, जहाँ एक्टिविटी दी है वो मत पढ़ो, लेकिन इन्फो जहाँ पर दिया है, कुछ बता रहे हैं आपको, उस चीज़ को पढ़ो, उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, रीड आपको उसको भी करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइपोथेसिस। क्या होता है हाइपोथेसिस? सो जनरली हम जो है हमारी रिसर्च से पहले हाइपोथेसिस सेट करते हैं। जब प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो रिसर्चर एक टेंटेटिव आंसर उसका बना के चलता है, जिसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, तो अब मैं उसके इस एंगर इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने पहले ही एक हाइपोथेसिस बना लिया कि मे बी इसकी फैमिली में भी सब बहुत ही अग्रेसिव होंगे, शायद इसीलिए इसे भी एंगर इश्यूज़ हैं।
अब ये मैंने एक टेंटेटिव आंसर बना के रखा है कि हो सकता है ऐसा होगा, रिसर्च करने के बाद पता चलेगा कि मेरा हाइपोथेसिस ट्रू हुआ या नल हो गया या फॉल्स हो गया। क्लियर? तो दिस इज नोन एज व्हाट? हाइपोथेसिस। आप एग्जांपल दे सकते हो। अब इतना छोटा है तो ये तो 10-15 वर्ड्स ही हो रहे हैं, हमको तो 30 वर्ड्स तक जाना है, तो फिर आप 15 वर्ड्स में एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। 15 to 20 वर्ड्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 30 तो 30 पे ही खत्म करना है, 30 से 35 हो सकता है, 25 भी हो सकता है। फाइन, ओके। नेक्स्ट, डिफाइन द कलेक्शन ऑफ डेटा इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है? तो डेटा अभी मैंने आपको बताया कि इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपको जो है रिसर्च करनी होती है, तो आप एक ब्लूप्रिंट बना के रखते हो पूरी स्टडी का, क्या ना, कि डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर स्टडी, सो इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजंस अबाउट द फॉलोइंग 4 एस्पेक्ट्स। डेटा कलेक्शन में बेसिकली आप क्या करते हो, आपकी जो भी स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हो या जो भी रिसर्च आप कर रहे हो वो कैसे होगी उसका एक ब्लूप्रिंट आप पूरा बना के रखते हो। तो सबसे पहले आप बताते हो कि आपकी स्टडी में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे, कौन सी मेथड आप यूज़ करोगे रिसर्च करने के लिए, कौन कौन से टूल्स आप इसमें यूज़ करोगे, प्रोसीजर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू ही आप डेटा कलेक्ट करते हो और आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है। तो डेटा कलेक्शन एक तरह से ब्लूप्रिंट है आपकी स्टडी का, जो आपको बताता है कि आपकी स्टडी कैसे कंडक्ट करनी है, किस वे में कंडक्ट करनी है। एंड डेटा कलेक्शन जो प्रोसीजर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास डेटा होगा तभी आपकी रिसर्च कंप्लीट हो पाएगी। क्लियर? तो थोड़ा सा डेटा कलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर आपको लिखना होगा। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाना चाह रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको उनको आंसर करना है। नाउ हाउ बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड। अब बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो दैट इज थ्रू antecedent conditions. Behavior can be controlled by making changes in its antecedent conditions, and control refers to 3 things, that is making a particular behavior happen, reduce और enhance. मान लो कोई चाइल्ड है, वो डिनर अच्छे से नहीं करता, उसको डिनर टाइम पे आप जितना भी खाना दो वो उसको फिनिश नहीं करता है, तो अब इसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, हमको इसके इस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आपको एंटीसीडेंट कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। एंटीसीडेंट कंडीशन क्या होती है? जो पहले से कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में हमको ये देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो शायद आप उसको इवनिंग में जो टी ब्रेक देते हो उसके साथ में आप उसको स्नैक्स की क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हो, तो शाम को टी ब्रेक जब उसको देते हो आप, तो उस टाइम पर ही वो स्नैक्स इतने ज़्यादा खा लेता है कि डिनर टाइम तक उसको भूख ही नहीं लगती है। तो इसीलिए डिनर टाइम पर वो अपनी प्लेट फिनिश नहीं करता है, आप उसको जितना खाना दे दो वो कंप्लीट मतलब उसको नहीं पूरा खा पाता है। तो आपको क्या करना होगा? आपको इस एंटीसीडेंट कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। आपको स्नैक्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो आप उसको 5 बिस्किट्स देते थे तो आप उसको 2 बिस्किट्स दोगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा स्नैक्स की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ताकि डिनर टाइम तक उसकी टमी थोड़ी सी हाफ रहे और ऐसे में वो अपनी डिनर प्लेट को पूरा फिनिश कर दे। ठीक है, तो एंटीसीडेंट कंडीशंस में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं और कंट्रोल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, पहले बिहेवियर होने दो, फिर उसको कम करने की कोशिश करो, फिर उसको एनहेंस करो ताकि आप कंट्रोल बना के रख सको। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग चैप्टर में। ठीक है, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना, और आप समझ पा रहे होगे मैं जो भी बोल रही हूँ। फाइन, तो वेरी शॉर्ट में लिखना है, इसलिए हम कम से कम शब्दों में अपने आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यू हैव इज क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू कलेक्ट डेटा। कौन कौन सी मेथड्स साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए? तो देखो, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, केस स्टडी, ये वो सारी मेथड्स हैं जिनके थ्रू डेटा कलेक्ट होता है। आप यहाँ पर चाहो तो फ्लो चार्ट बना के भी दिखा सकते हो। कैसे? देखो, आपने लिखा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, फिर कौन कौन सी मेथड होगी? तो एक्सपेरिमेंटल, मैंने ये आपको बनवाया भी है जब एक्सप्लेन किया था। एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गई, यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपका सर्वे, ये हो गया केस स्टडी, कोरिलेशनल,
मेथड एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। आप इसको चाहो तो ऐसे भी नोट कर सकते हो, मैंने थोड़ा हॉश पॉश बनाया, आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर देना। इसके बाद एक्सप्लेन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ फ्लो चार्ट भी बनाओगे तो भी आंसर में मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ लिख रहे हो, यहाँ पर आप बना के दिखा दे रहे हो, तो ऐसे करके आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ पर आ रहे हैं वहां पर आप ये एक चीज कर सकते हो। क्लियर, गुड। Next, you have is question number 19. Why psychological tests are constructed? Psychological test बनते ही क्यों हैं, क्यों उन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है? तो देखो, psychologists have constructed different types of tests for assessment of various human characteristics जैसे intelligence, aptitude, personality, interest, attitudes, values, educational achievement, etc. साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो डिफरेंट तरह के टेस्ट क्यों बनाए हैं, ताकि आप एसेस कर सको कि किसी के अंदर इंटेलिजेंस है तो कितना है, एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड क्या है, बिलीफ सिस्टम कैसा है। ये सब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू हम समझ सकते हैं। यानी कि ह्यूमन माइंड, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस को अगर हमें समझना है तो रिसर्च के थ्रू हर एक चीज़ को समझा जा सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी एक यंग साइंस है। फाइन, आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो हेयर योर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। तो इस तरह के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। कभी कभी थोड़े घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हें भी आगे डिस्कस करेंगे, बट इतने क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। एंड हियर आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट्स। तो अब जो है आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो आपके 3-4 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको 60 वर्ड्स या 120 वर्ड्स में क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर अपने क्वेश्चन में आंसर को जो है डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा उसको ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा जो है फ्लो चार्ट वगैरह उसमें इंक्लूड करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं। ये एक हमारा पैटर्न होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चंस को उसी तरह से आंसर करेंगे, आपको ध्यान से देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरह के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। आई होप सो वेरी शॉर्ट आपको क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में जब आप कंसेप्चुलाइज करते हो किसी प्रॉब्लम को, तो उसका रोल क्या है, या कंसेप्चुलाइज करना प्रॉब्लम क्यों ज़रूरी है, इसको आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। फाइन, अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले जो एक चीज़ हम सभी करते हैं वो होता है इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें जो लेंथ होती है आंसर की वो होती है आपकी 60 वर्ड्स और 120 वर्ड्स, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का है तो 60 वर्ड्स, 4 मार्क्स का है तो 120 वर्ड्स। सो हमेशा जब भी हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करेंगे या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, तो हमको उसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन वी विल मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रॉब्लम कंसेप्चुलाइजेशन का साइंटिफिक रिसर्च में क्या रोल होता है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च। उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आप सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखोगे कि साइंटिफिक रिसर्च जो होती है इन साइकोलॉजी, और the scientific research is done for finding a solution to a problem or for finding the cause behind anything, like मतलब कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, causes क्या होंगे उसके, क्या सारी चीज़ें की जा सकती हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा आपको साइंटिफिक रिसर्च को डिस्क्राइब करना है ना, बिल्कुल ब्रीफ में, कि साइंटिफिक रिसर्च इज डन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और इन साइकोलॉजी साइंटिफिक रिसर्च आर डू टू फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसे मैंने टूटा फूटा बता दिया है, लेकिन आप जो है इसको अच्छे से ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखोगे। फिर हम आते हैं मेन पार्ट पे कि कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम का रोल होता क्या है। तो देखो, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस इन रिसर्च टू कंसेप्चुलाइज अ प्रॉब्लम। जब भी आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो तो उसमें जो सबसे पहली स्टेप होती है वो क्या होती है, प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करना, प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम क्या है उसको जानना, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। सो फर्स्ट स्टेज दैट वी हैव इज कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम।
So the process of scientific research begins when a researcher selects a theme or topic for study. Then he or she narrows down the focus and develops specific research questions or problems for the study. Now this is done on the basis of review of past research observations and personal experiences. अब देखो, जब भी कोई साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहले कोई एक टॉपिक होना चाहिए हमारे पास में कि हम रिसर्च किस एक चीज़ पर कर रहे हैं. इट इज़ नॉट लाइक कि हम जस्ट रिसर्च कर रहे हैं. किस चीज़ पर क्या टॉपिक है, क्या थीम है, आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हो, सबसे पहले ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हम रिसर्च कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन एंग्जाइटी क्यों होती है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द एग्जामिनेशन एंग्जाइटी ऑफ स्टूडेंट्स. मान लो इस तरह का हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं या हम ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के जब एग्जामिनेशन आते हैं तब वो किस तरह का फील कर रहे होते हैं. ठीक है, मान लो ये हमारे रिसर्च का टॉपिक है, तो सबसे पहली चीज हमको एक थीम या एक टॉपिक सिलेक्ट करना होगा. देन हम उसको नैरो डाउन करेंगे और उसमें स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैसा फील करते हैं एग्जामिनेशन टाइम पे, तो अब स्टूडेंट्स तो अलग अलग तरह का फील कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी हो रही होगी, कुछ स्टूडेंट्स तो बड़े खुश होंगे, कुछ स्टूडेंट्स तो बिल्कुल न्यूट्रल फील कर रहे होंगे. तो ऐसे हर एक स्टूडेंट का मे भी अलग अलग होगा. अब आप कितने स्टूडेंट्स पर करोगे, कैसे इतनी बड़ी रिसर्च कंडक्ट करोगे. इंडिया की अगर आप बात कर लो तो ना जाने कितने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर हैं, तो आप कैसे रिसर्च करोगे सबके ऊपर. तो आप क्या करते हो, नैरो डाउन करते हो. नैरो डाउन आप ऐसे करते हो कि हम 2 स्कूल्स को लेंगे, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी सिटी में कोई भी 2 स्कूल हैं, तो आपने बोला हम इन 2 स्कूल को लेंगे, ये मेजर स्कूल्स हैं. हम इन दोनों स्कूल के अंदर एक प्राइवेट स्कूल ले लो, एक गवर्नमेंट स्कूल ले लो, और हम इन दोनों स्कूलों के अंदर स्टडी करेंगे कि स्टूडेंट जो हैं वो किस तरीके से फील करते हैं जब उनके एग्जामिनेशंस आते हैं, जिसमें हम टारगेट करेंगे उन स्टूडेंट्स को जो एवरेज पर होते हैं या जिनके मार्क्स 60 और बिलो होते हैं. ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, अपनी स्टडी को और नैरो डाउन कर दिया. क्लियर. तो ये हमारी सेकंड चीज होती है. अब ये किस बेसिस पर किया जाता है, आपके अपने पास्ट रिसर्चेस, आपके अपने ऑब्जर्वेशंस, आपके अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर. इन साइकोलॉजी देयर आर डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस. अब अगर आप इसमें साइकोलॉजी की बात करो तो साइकोलॉजी में बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं. ये प्रॉब्लम्स जो है वो किन चीज़ों से रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग ओन बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग अदर इंडिविजुअल्स बिहेवियर, ग्रुप इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो साइकोलॉजी के अंदर जिनके साथ में हम डील करते हैं. और ना केवल इतनी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा हैं. सो कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज़ हमको क्या करना है, हमको जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढना है, या फिर हमको कोई एक टॉपिक है उसको फाइनलाइज करना है. फिर उसके बाद में हमको हमारी प्रॉब्लम को या हमारे टॉपिक को नैरो डाउन करना है ताकि हम उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च कर सकें. मतलब अपने टॉपिक को हमको छोटा करना है और फिर इसके ऊपर जो है हम अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं. सो कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम का रोल क्या होता है रिसर्च में, कि जो भी चीज़, जिस भी चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हो, सबसे पहले आप उसको समझो, उसको जानो और उसको नैरो डाउन करने की कोशिश करो और फिर उसके ऊपर आप रिसर्च करते हो. ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम इन अ साइंटिफिक रिसर्च. तो हमने बता दिया कि कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम का रोल ये होता है कि आपको ये टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाता है. जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक आप उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाते. तो उसको डिटेल में जानना, दिस इज द रोल ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम. इज दैट क्लियर. ठीक है, इस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करना है. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, देन मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इससे ना ज़्यादा इससे ना कम कुछ. और साथ ही साथ में कोशिश करो कि आंसर पॉइंट्स में लिखो, जहाँ पर रिक्वायर्ड है सिर्फ वहीं पर ही पैराग्राफ वगैरह लिखना, अदरवाइज जस्ट गो विद द पॉइंट्स. क्लियर टू एवरीवन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. So state the advantages of observational method. Why is there need to take precaution before observation? ऑब्जर्वेशनल मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एंड क्यों ज़रूरी है कि जब आप ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करो तो उससे पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं. ऐसा क्यों ज़रूरी होता है. दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन कितने पार्ट्स में है, 2 पार्ट्स में है. हमको दोनों पार्ट्स का आंसर करना है. सबसे पहले हमको बताना है कि ऑब्जर्वेशनल मेथड का एडवांटेज क्या होता है, इसके बाद हमको बताना है कि हमको उसके लिए प्रिकॉशंस क्यों लेने ज़रूरी हैं. तो स्टार्ट कैसे करोगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन के साथ में. तो हम एक इंट्रोडक्शन हमारा मतलब देंगे आंसर का, और उस इंट्रोडक्शन में अब आप क्या बताओगे कि ऑब्जर्वेशनल मेथड होती क्या है. ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड. देखो हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने बताया कि ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है वो वन ऑफ द मेथड है साइंटिफिक रिसर्च की, जिसमें कि आप अपने क्लाइंट को या अपने पेशेंट को जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हो, या तो उसको बता के या तो उसको नहीं बता के, या तो
फ्रॉम अ डिस्टेंस या फिर उसी के ग्रुप में पार्टिसिपेट करके और फिर जो है आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो। तो दिस इज ऑब्जर्वेशनल मेथड, जो आपको बिल्कुल ब्रीफ में यहाँ पर बता देना है। मैक्सिमम आपको लगना चाहिए इसमें 15 to 20 वर्ड्स, ठीक है, मैक्सिमम आपका इसमें 15 to 20 वर्ड्स जाना चाहिए इंट्रोडक्शन में। इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिसर्चर जो है वो एक नेचुरलिस्टिक सिचुएशन के अंदर अपने जिसके ऊपर भी जो भी रिसर्च वो कर रहा है उसको, उसके बिहेवियर को स्टडी कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। देखो, वी हैव 2 वर्ड्स, देखो अब एक होता है कि जनरली आप किसी को देख रहे हो, ठीक है, जनरली आप किसी को देख रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर जाते हो तो आप ना जाने कितनी सारी चीजें देखते हो, हर एक चीज आप ऑब्जर्व नहीं करते। बट टू ऑब्जर्व इज टू नोटिस। जब आप किसी चीज को नोटिस करते हो, जब आप किसी चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हो, जब आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो उसे बोलते हैं ऑब्जर्व करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी क्लास में ना जाने कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे और सब डेली आते होंगे, क्लास में बैठते होंगे, सब क्या क्या कर रहे हैं आप नहीं देखते हो ये सारी चीज़ें। आप क्लास में प्रेजेंट हो, आप थोड़ा बहुत इधर उधर देखते रहते हो कि कौन क्या है, लेकिन आप सबको ऑब्जर्व नहीं करते हो। जब आप ये देखते हो कि क्लास में 2 लोग बैठे हुए हैं और वो बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं या अपनी कॉपी में कुछ कुछ लिख रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं, तब वो आप उस चीज़ को नोटिस करते हो। मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें देखी, दैट मीन्स आपने उनको ऑब्जर्व किया। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर देना है कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता क्या है। अब एडवांटेज ये है इसका कि आप जो है ना इस मेथड के अंदर स्टडी कर सकते हो और पीपल को और उनके बिहेवियर को एक नेचुरलिस्टिक सिचुएशन में जैसी भी वो है। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से किसी तरह का कोई इनपुट नहीं देना है, जस्ट एज इट इज जो चीज़ है आपको उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये इसका एडवांटेज होता है कि हम किसी तरह का कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं या हम किसी भी तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ जहाँ जैसी है वो नेचुरलिस्टिक में ही हमको उसके बिहेवियर को या जो भी सारी चीज़ें उसको ऑब्जर्व करना है। प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत इसमें इसलिए होती है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड ससेप्टेबल टू ऑब्जर्वर्स बायस। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेथड है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मेरा काम यह है कि आप जो भी जैसे भी कर रहे हो मैं उस एक चीज़ को नोट डाउन करूं। लेकिन मान लो मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूं और मैं देखती हूं कि आप एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो मेरा काम क्या है कि मुझे सिर्फ नोट करना है कि डिसरिस्पेक्ट एल्डर्स। लेकिन मैं क्या देख रही हूं कि अरे यार ये तो बड़ा ही बेकार इंसान है, मतलब ये जो है मतलब एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपने से बड़ों को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता है, ये तो बहुत ही गलत बात है और इसका मुझे ये बिहेवियर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने लिख दिया कुछ, मैंने सिर्फ इतना नहीं लिखा डिसरिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बस उसके साथ में मैंने 2-4 चीज़ें और भी एड ऑन कर दी कि ही इज़ नॉट गुड इन हिज बिहेवियर, ही doesn't respect his elders and etc etc। तो दैट मीन्स कि मेरा जो व्यू पॉइंट था उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर शायद आ सकता है, मेरा बायसनेस जो है वो ऑब्जर्व करने में आ सकता है कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, मुझे क्या चीज़ गलत लगती है। बट मुझे यहाँ पर अपने आप को नहीं देखना है, मुझे जो ऑब्जर्व करना है वही एक चीज़ को नोटिस करना है, मतलब नोट डाउन करना है। और इसी के साथ साथ में इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेबर इंटेंसिव होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू या किसी और के थ्रू कर लो, आपको खुद जाके सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये सारे प्रिकॉशन जो हैं इसके लिए रखने की ज़रूरत है कि टाइम कंज्यूमिंग है तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कब आप कितने टाइम में आपको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका अपना एक बाइस्ड व्यू उसके अंदर ना आए, है ना, आपके अपने वैल्यूज़, आपके अपने बिलीव्स के थ्रू जो है किसी को भी आप ऑब्जर्व ना करो, क्योंकि फिर जो है यहाँ पर बाइजनेस आ जाएगी और एक एक्चुअल जो हमको चाहिए है ना वो हमको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऑब्जर्वर को रिकॉर्ड करना है बिहेवियर को एज इट हैपन्स एंड शुड नॉट इंटरप्रेट द बिहेवियर एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ। और कभी भी बिहेवियर को उस टाइम इंटरप्रेट नहीं करना है जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर आप डेटा को एनालाइज करो। लेकिन जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तब आप किसी भी तरह का कोई एनालिसिस मत दो। इज दैट क्लियर? ये सारा कुछ आपको अपने आंसर में लिखना है अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के क्या सारे लिमिटेशंस होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। सो इसमें आप क्या लिखोगे कि देयर आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, लाइक they only stimulate situations that exist in the outside world and the results of experiments have low external validity। देखो, एक्सपेरिमेंट करने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन होता है ना कि हर एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, उसके पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस है एक्सपेरिमेंट की। जैसे जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेटेड तो सारी चीज़ों को कर सकते हो और साथ ही साथ में जो रिजल्ट आएंगे वो भी लो एक्सटर्नल वैलिडिटी के आएंगे।
दैट मीन्स कि आप स्टिमुलेट कर सकते हो सिचुएशंस को जो आउटसाइड वर्ल्ड में है, इनसाइड वर्ल्ड का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, है ना। दूसरी तरफ वैलिडिटी उतनी ज़्यादा क्या बोलेंगे अप्रोप्रिएट नहीं रहती। Then another limitation of the laboratory experiment is that it is not always feasible to study a particular problem experimentally. जब आप लैब में ले जाकर एक्सपेरिमेंट करते हो तो हर बार फीजिबल नहीं होता कि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक्सपेरिमेंट कर सको, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू नो एंड कंट्रोल ऑल द रेलिवेंट वेरिएबल्स। सभी रेलिवेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करना, जानना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। दूसरी तरफ ये भी होता है कि एक्सपेरिमेंट जब आप कंडक्ट करते हो तो उसमें आप एक छोटी पॉपुलेशन को लेते हो और आप एक छोटी पॉपुलेशन को लेकर फिर किसी तरह का प्रिंसिपल बनाने की कोशिश करते हो। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो हमेशा हर एक पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल हो, तो ये भी एक इसका लिमिटेशन कि आपने कर तो लिया रिसर्च, डेटा आपको पता चल गया, बट इट इज़ ऑफ लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्लियर? तो आप इसमें कोई एग्जाम्पल इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the 3 types of variables in experimental studies? Experimental studies में 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? So first you have is organismic variable, second is situational or environmental variable and third is sequence related variable। देखो, सभी रेलिवेंट वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल नीड टू बी कंट्रोल। सो दीज आर ऑफ 3 मेजर टाइप्स। मतलब जब भी आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हो तो जितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो हो सकता है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर दे, तो आपको उसको क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। तो कौन कौन से होते हैं, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर बता दिया 3 कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स, जैसे कि एंग्जाइटी है, इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है, तो इसको आपको पहले ही कंट्रोल कर लेना है। दूसरा होता है आपका सिचुएशनल या इन्वायरमेंटल वेरिएबल ऑपरेटिंग एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। किसी तरह का इन्वायरमेंटल या सिचुएशनल वेरिएबल है, जैसे नॉइस है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इसको आपको कंट्रोल करके रखना है। तीसरा है सीक्वेंस रिलेटेड वेरिएबल। It assumes significance when the participants in experiments are required to be tested in several conditions. So exposure to many conditions may result in experimental fatigue or practice effects which may influence the results of the study and make the interpretation of the findings difficult. तो इसीलिए ये इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब जो सीक्वेंस रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, ये क्या कहते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप अपने जिसके साथ भी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किसी तरह के कंडीशंस में, सिचुएशंस में रखते हो, उनसे क्वेश्चंस वगैरह करते हो, तो इस तरह की चीज़ों की वजह से कभी कभी एक्सपेरिमेंटल फटीग या प्रैक्टिस इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। हमको पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कुछ इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, नहीं तो इससे हमारा रिजल्ट भी अफेक्ट होगा, इंटरप्रिटेशन भी इफेक्ट होगा। तो इसीलिए हमको सीक्वेंस रिलेटेड वेरिएबल्स को भी कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो 3 मेजर कौन कौन से हो गए, ऑर्गेनिज्मिक हो गया, सिचुएशनल हो गया एंड सीक्वेंस रिलेटेड हो गया। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन इंटरव्यू सिचुएशन। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं सारे आपको प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ। आप अच्छे से उसको आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो। देखो, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे, मैं बार बार यही बोलती हूँ, आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे। ऑल यू नीड टू डू इज अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग। कंसेप्ट समझो, आंसर राइटिंग करो, कंसेप्ट समझो, आंसर राइटिंग करो। मुझसे किसी ने पूछा मैम नोट्स कैसे बनाएं। देखो, नोट्स ना हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को रीड करते हैं, फिर रीड करने के बाद में हम उसको लिखते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा ऑर्गेनिज्म ये वो, तो हमने क्या करा कि जो भी हमको समझ में आया सीधा सीधा नोट करते चले गए। नोट करते चले, इतना सारा नोट हमने कर लिया कि ऐसा होने लग जाता है कि आप की एक बुक है 500 पेजेस की और आप अपने 300 पेजेस का एक खुद का नोट्स बना लेते हो। मतलब आप अपनी खुद की एक नोटबुक बना सकते हो, इतने सारे नोट्स आपको लगते हैं कि ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। बट एक्चुअल में व्हाट इज़ नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी कंसेप्ट को पढ़ लिया, आपका वो कंसेप्ट समझ में आ गया, अब उस कंसेप्ट के बाद में आपको क्या करना है, आपको उससे जो समझ में आया है वो अपने वर्ड्स में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको कोई एक चैप्टर या मान लो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया कि साइंटिफिक रिसर्च कैसे की जाती है ना। मैंने आपको मेथड्स पढ़ा दी, मैंने आपको मेथड्स पढ़ा दी किसी एक चीज़ की, साइंटिफिक रिसर्च की, कि कैसे कैसे की जाती हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ी ऑब्जर्वेशनल मेथड फॉर एग्जांपल,
ठीक है, मैंने आपको बताया कि दिस इज ऑब्जर्वेशनल मेथड, इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, और इसके बाद में आपने एक बार इसको बुक से रीड भी कर लिया, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो आपको लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी आपको नहीं लिखना है, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है। आपने पढ़ा ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या होती है, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, और उसके बाद में आपने क्या एक चीज करी कि आपको जो भी, अब आप बुक बंद कर दो, अब आपको जो भी चीज समझ में आई है ना वो आप अपने नोट्स में लिखो कि दिस इज ऑब्जर्वेशनल मेथड। हो सकता है उसमें एक आध पॉइंट आपका छूट जाए तो बाद में ऐड कर लेना, लेकिन अभी आपको जो समझ में आया ना वो आपको लिखना, और वही नोट्स होते हैं, ठीक है, ताकि जब दोबारा उठाओ ना तो याद आए कि हाँ ये सारा कुछ पढ़ा था। वरना इट इज जस्ट लाइक कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुछ चीजें और आप उसको अपने नोट्स में भी कॉपी कर रहे हो, मे बी यहाँ पर इतना सारा लिखा है, यहाँ पर आपने उसको इतना लिख दिया। आप अपनी खुद की एक नोटबुक बना दोगे एक दिन ऐसे करके, ठीक है, तो हमको ये तो करना नहीं है, हमको नोट्स बनाने ताकि एग्जाम टाइम में हमें वो चीजें याद रहें। तो आप क्या करो, चैप्टर को देखो, ये जो रूल्स मैंने स्टार्टिंग से ही बता के रखे हुए हैं, जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस, ऑब्जर्व। पढ़ लो चैप्टर को, ठीक है, इसी के अंदर आ जाएगा ना कि समझ भी लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, रिवाइज कर लिया तो याद रहेगा, है ना, मेमोरी में रहेगा ना अगर रिवाइज करोगे तो रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस दो तरह से कर सकते हो, ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने पढ़ा कि स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन एंग्जाइटी होती है, तो वो देखो ना जब एग्जाम आते हैं तो स्टूडेंट्स को किस तरह की एंग्जाइटी होती है, उसको ऑब्जर्व करो अपने आसपास में, सब कुछ तो आपकी सराउंडिंग में ही है। दूसरा तरीका, उसको लिख के याद करने, उसको लिखने की कोशिश करो, आंसर राइटिंग। क्या करना है, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग करो। अब देखो क्या क्या सारी चीज हुई, समझ में भी आ गया, याद भी कर लिया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, ऑब्जर्व भी कर लिया। जब ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान में आएंगे लिखने को, ऐसे करके आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। क्लियर? तो ये तरीका आपको अपनाना है अपना, ठीक है। इसको मैं बोलती थी RRO या RRO। RRO का मतलब क्या है, रीड, रिवाइज, ऑब्जर्व। जस्ट डू ओनली दिस थिंग, रीड, रिवाइज एंड ऑब्जर्व, रीड, रिवाइज एंड ऑब्जर्व। इज दैट क्लियर? और इसी में सारी चीज आ जाती है ना कि प्रैक्टिस भी करना है, समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आंसर राइटिंग नहीं करोगे आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे एग्जाम में, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और इवन 90% हैं जो ये बोलते हैं कि आता तो सब कुछ था लेकिन आंसर लिखूं कैसे, कैसे स्टार्ट करूं, ये नहीं समझ में आ रहा था। ये समझ में आएगा आंसर राइटिंग करोगे तो। और ये जो मैं आपको अभी 11th-12th क्लास में बोलती रहती हूँ ना, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आपको भी बोला है, आपके जो पहले स्टूडेंट्स थे उन्हें भी बोला था, जो 12th में है उन्हें भी बोलती हूँ और हर एक स्टूडेंट को बोलती हूँ। रीजन बीइंग, आज अगर आप 11th-12th से ही इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाते हो ना, आपको अपने कॉलेज में दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेजुएशन में आपको जो भी सारी चीज़ें करनी है ना, आप उसको बहुत स्मूथली कर पाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, इस हर एक चीज़ के अच्छा रिजल्ट आएगा। आप इसके बाद किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो जिसमें आंसर राइटिंग होती है या जिसमें आंसर मतलब मेंस टाइप क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आंसर राइटिंग करवाई जाती है, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, इवन लॉ वगैरह भी, तो आपको ना वहाँ पर आंसर राइटिंग ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कोई नई चीज़ है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ग्रेजुएट्स, ठीक है, ग्रेजुएट्स हैं, इवन कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट अ आंसर। उनको यही नहीं पता स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे आगे बढ़ें। वाई? क्योंकि उन्होंने शायद वो चीज़ें पहले कभी करी ही नहीं। हमको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करवाई गई थी? ग्रेजुएशन लेवल पर। मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे भी पहले नहीं पता था, तो ग्रेजुएशन लेवल पर आकर मुझे मेरे टीचर्स गाइड करते थे। 3rd ईयर तक आते आते मुझे समझ में आया कि अच्छा आंसर राइटिंग ऐसे करनी चाहिए। एक ना बेसिक होता है आंसर राइटिंग का भी कि आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ शायद उतनी रिलेवेंट नहीं है, कुछ कुछ फील्ड्स में है जिसमें शायद आप आगे जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मेरी ये चीज़ें याद आएंगी। तो मैं नहीं चाहती कि आपको ग्रेजुएशन में ये सारी दिक्कतें आएँ, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जिन सब कुछ आता है लेकिन लिख नहीं पाते, तो वो दिक्कत ना हमको नहीं रखनी है, ठीक है, उससे हमको बाहर आ जाना है। इसी की तरह हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आई होप सो कि आप लोग मेरी चीज़ों को याद रखोगे, जो मैं आपको बोलती हूँ बातें वो समझोगे और उसको प्रैक्टिस भी करोगे, फॉलो भी करोगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन इंटरव्यू सिचुएशन? इंटरव्यू में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं एक इंटरव्यू में। क्या क्या हो सकता है?
ऐसा हो सकता है जैसे मान लो आपका और मेरा एग्जाम्पल लूँ, तो मान लो कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, तो इट इज़ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वी आर सिंगल एंटिटीज, इंडिविजुअल, आप भी इंडिविजुअल, तो एक तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है। मान लो मैं आपकी पूरी क्लास का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो इट इज़ लाइक कि इंडिविजुअल टू ग्रुप, आपकी पूरी क्लास एक ग्रुप हो गई ना, तो इंडिविजुअल टू ग्रुप हो सकता है। मान लो आपकी पूरी क्लास मिलके मेरा इंटरव्यू ले रही है, तो ग्रुप टू इंडिविजुअल हो सकता है। मान लो आपकी पूरी क्लास मिलके मैग्नेट ब्रेन्स के सारे टीचर्स का इंटरव्यू ले रही है, तो वो भी ग्रुप टू ग्रुप हो गया। क्लियर, यही कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। यही हमको यहाँ पर बताना है कि इंटरव्यू में जो है फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है, एक इंटरव्यूअर दूसरे पर्सन को इंटरव्यू कर रहा है। इंडिविजुअल टू ग्रुप हो सकता है कि इंटरव्यूअर जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सनस को स्टडी कर रहा है। वन वेरिएंट ऑफ इट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप डिस्कशन, इसे कभी कभी फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कहा जाता है इंडिविजुअल टू ग्रुप को। ग्रुप्स टू इंडिविजुअल भी हो सकता है। ग्रुप्स टू इंडिविजुअल कब होता है, जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहाँ पर एक पैनल बैठा रहता है, उसमें 4-5 लोग रहते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप वहाँ पर इंडिविजुअल, सिंगल, तो ग्रुप टू इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है। ग्रुप टू ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है। क्लियर, तो ये जो है आपको सारे सिचुएशंस के बारे में यहाँ पर बताना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना कि इंटरव्यू क्या होता है। ओके, योर फेवरेट क्वेश्चन, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 25। Arun wants to conduct a survey research and he opted interview technique to complete his task. Why Arun has chosen interview technique? State its significance. क्वेश्चन बोल रहा है कि अरुण को एक रिसर्च कंडक्ट करनी थी, साइंटिफिक रिसर्च या सर्वे रिसर्च, तो उसने क्या किया, उसने इंटरव्यू वाली टेक्निक को अडॉप्ट करा अपने टास्क को या अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। अब ये बताओ कि अरुण ने इंटरव्यू ही क्यों टेक्निक यूज़ करी, और इंटरव्यू टेक्निक के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं या क्या सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। फाइन, देखो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इंटरव्यू टेक्निक बेस्ट सूटेड होती है सर्वे रिसर्च में। क्या बोल रहे हैं कि अरुण वांट्स टू कंडक्ट अ सर्वे रिसर्च। सर्वे के अंदर क्या होता है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, आप उनसे चीज़ों के बारे में जान रहे होते हो। अब जैसे मान लो आपको फॉर एग्जाम्पल ये सर्वे करना है कि आफ्टर स्वच्छ भारत अभियान इन इंडिया किस तरह से लोगों ने या किस तरह से पीपल्स के अंदर अवेयरनेस आई है ना, कैसे पर्सन्स के अंदर अवेयरनेस आई है कि उनको अपने एरिया को क्लीन रखना है। मान लो आपको इसके ऊपर सर्वे करना है, तो ऑब्वियस है कि आप लोगों के पास में जाओगे और उनसे पूछोगे कि आप जो है क्या डस्टबिन्स यूज़ करते हो, क्या आप गार्बेज बैग्स यूज़ करते हो तो किस एक चीज़ के करते हो, क्या प्लास्टिक के करते हो या पेपर वाले करते हो, आप क्या अभी भी प्लास्टिक बैग्स को यूज़ कर रहे हो, है ना। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने इस तरीके का सर्वे किया, देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को, उनमें से आप भी शायद कुछ होंगे। हम लोग क्या करते हैं जनरली, जैसे कभी रोड ट्रिप पर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या अपनी स्कूल बस से ही घर तक भी जाते हैं, हमारे पास अगर स्नैक्स के पैकेट्स रखे होते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं और जो पैकेट हमारे पास में बचता है हम उसको रोड पर फेंक देते हैं, करते हैं। पहले से अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हुए आते हैं कि वो जस्ट जो भी उनको पैकेट फूड लेना है उसको कंज्यूम करेंगे और फिर जो पैकेट उनके पास में बचता है उसको जो है रोड पर फेंक देते हैं। अब इस एक चीज़ पर अगर आप सर्वे करो तो आप लोगों से पूछोगे ना क्वेश्चन, और जनरली देखो अब जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस लोगों के अंदर आई है, सो दे आर लाइक कि नहीं हमको इसको रोड पे नहीं फेंकना है, नहीं तो रोड पर जो है मतलब ऐसे गार्बेज इकट्ठा होने लग जाएगा एक दिन। तो हम क्या करते हैं, उसको अपने पास में ही रख लेते हैं, अपने बैग में ही रख लेते हैं, अपनी सीट के पास में ही रख लेते हैं, कार के अंदर या जहाँ पर भी, या बस में, और फिर जब हमारा घर आता है तो उसको उठा के हम डस्टबिन में डाल देते हैं। सो दैट यू नीड टू डू कि आपको भी इसके अंदर क्या एक चीज़ करनी है कि आपको जो है मतलब अगर इसके ऊपर आप रिसर्च करते हो तो आप जाके लोगों से पूछोगे तो ऑब्वियसली आप उनका इंटरव्यू भी लोगे। तो इसीलिए सर्वे मेथड में जो इंटरव्यू टेक्निक होती है वो बेस्ट सूटेड होती है। अरुण ने भी ये टेक्निक इसीलिए यूज़ करी थी क्योंकि इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। क्या क्या है, देखो सिग्निफिकेंस पूछे थे ना, तो सबसे पहले तो ये है कि इंटरव्यू मेथड में आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप उसमें इंटरव्यू के थ्रू उसको ले सकते हो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू करते हो तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्लेक्सिबल है, एडेप्टेबल है टू इंडिविजुअल सिचुएशंस, इजीली आप जो है उसको समझ पाते हो। जब इंटरव्यू होता है तो आप देखते हो ना कि क्वेश्चन इजीली समझ में आ रहा है सबको। जब मान लो आपको एक पेपर दे दिया जाए, जो पढ़ लिख नहीं सकता वो कैसे उसका आंसर करेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल होती है, लोगों को समझ में भी आ जाती है, फ्लेक्सिबल है। इवन चिल्ड्रन और नॉन लिटरेट के साथ में भी इसको यूज़ किया जा सकता है।
बस इसमें टाइम लगता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन 1% मतलब एक आध पर्सन से लेने में आपको एक आध घंटा लग जाएगा या थोड़ा ज़्यादा भी, इवन कॉस्ट इफेक्टिव भी ये एक चीज़ रहती है। तो दैट इज़ कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन साथ ही साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस होते हैं किसी एक चीज़ के इंटरव्यू के। तो आपने सबसे पहले बता दिया कि क्योंकि वही बेस्ट सूटेड है, आप चाहो तो अरुण की रिसर्च से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लिख दो और साथ साथ में ये सिग्निफिकेंस लिख दो, योर आंसर इज कंप्लीट। फाइन, ओके। Next question, that is question number 26. Explain the quantitative method of data analysis. So quantitative methods जो होती हैं उसको आपको explain करना है। देखो दो तरह की method होती है, एक quantitative होती है और एक आपकी होती है qualitative। ठीक है, qualitative method। क्वालिटेटिव मेथड जो होती है वो क्वालिटी पर फोकस करती है या क्वालिटेटिव टर्म्स पर फोकस करती है। जो आपकी क्वांटिटेटिव मेथड होती है वो क्वांटिटी की बात करती है न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको पढ़ाए हैं डिटेल में। अब यहाँ पर जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम इन दोनों में से मेथड का यूज़ करते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक मेथड का यूज़ करते हैं, कभी कभी दोनों का ही करते हैं जिस अकॉर्डिंग हमारा डेटा होता है। तो क्वांटिटेटिव का यहाँ पर आपसे मतलब एक्सप्लेन करने को बोला गया है डेटा एनालिसिस में। ठीक है, तो देखो, इन दिस मेथड द रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चनायर्स, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज एक्सेट्रा आर गिवन इन अ स्केल्ड फॉर्म। दैट इज दे इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स। द पार्टिसिपेंट्स टास्क इज टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड समटाइम्स देयर आर राइट एंड रॉन्ग रिस्पॉन्सेज। अ रिसर्चर असाइंस अ नंबर टू ईच आंसर। क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक रिसर्चर है आपका, एक पार्टिसिपेंट है, तो जो भी आप जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हो, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू, चाहे क्वेश्चनायर के थ्रू, चाहे इंटरव्यू के थ्रू, वो एक स्केल्ड फॉर्म में होता है। मतलब उसका एक स्ट्रेंथ होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है रिस्पॉन्स का। पार्टिसिपेंट को क्या करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना होता है। कभी कभी राइट एंड रॉन्ग रिस्पॉन्सेज भी हमको मिल जाते हैं और रिसर्चर जो है वो यहाँ पर हर एक आंसर को एक नंबर प्रोवाइड करता है। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपके स्कूल में क्लीनलीनेस कितनी ज्यादा रहती है, या आपके स्कूल में डिसिप्लिन जो है वो स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं या कितना डिसिप्लिन को फॉलो करके रखते हैं, मतलब कि कोई भी उसको ब्रेक नहीं करता, सब जो है एक मतलब उसको बना के रखते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर वगैरह को। तो मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे और मैंने आपसे कहा कि 1 2 3 4 5 की स्केल पर आपको इसको आंसर करना है। 1 इज वेरी बैड, 2 इज बैड, 3 इज नॉट बैड, या ऐसे लिख दो, नीदर बैड नॉर गुड, 4 इज गुड एंड 5th इज वेरी गुड। अब मैंने आपसे कहा कि आपको जो है नंबर्स देने हैं, सोच समझ के आपको आंसर देना। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने मान लो आंसर दिया 4, किसी ने दिया 5, किसी ने दिया 3, किसी ने दिया 4, किसी ने दिया 5, ऐसे करके मेरे पास में सारे रिस्पॉन्सेज आ गए। अब मैं उनको कैलकुलेट करके फिर जब जो है अपने डेटा को एनालाइज करूंगी तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, हर एक का एक रिस्पॉन्स होगा, एक पूरा उसका चार्ट बना रहेगा। एट द एंड रिसर्चर कैलकुलेट करता है टोटल नंबर्स को कि कितने 4 मिले, कितने 5 मिले, और एक एग्रीगेट स्कोर पर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने 500 स्टूडेंट्स के साथ में सर्वे किया था, उसमें से हमको 300 ने 4 रिस्पॉन्स दिया है, 150 ने 5 रिस्पॉन्स दिया है एंड 50 हैं जिन्होंने 3 स्कोर दिया है। दैट मीन्स कि हमारे स्कूल में अगर हम डिसिप्लिन वगैरह की बात करें तो वो 300 दैट मीन्स बहुत ज़्यादा है, मतलब गुड है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा है बट गुड है, ऑन एन एवरेज इट इज़ अ गुड रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि जितना भी नंबर हमारे पास में सबसे ज़्यादा आया होगा, सो उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वांटिटेटिव मेथड, इसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड। अब researcher calculates the total of all these numbers and arrives at an aggregate score which tells about a participant's level on that particular attribute. In doing so, the researcher converts the psychological attributes into a quantity. अब जैसे कभी कभी हमारे पास में क्वालिटेटिव टर्म्स भी होते हैं, तो उसके लिए भी हम उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारी टेस्टिंग अच्छे से हो जाए। तो ये कौन काम करता है, रिसर्चर। क्लियर,
कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। नाउ डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, दोनों आपको बताना है। तो एडवांटेजेस, इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड क्विकली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स। सिंस सर्वेज कैन बी कंडक्टेड क्विकली, पब्लिक ओपिनियन ऑन न्यू इशू कैन बी ऑब्टेन्ड ऑलमोस्ट एज सून एज द इशू राइज। इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से मिल सकती है, एफिशिएंटली मिल सकती है ज़्यादा लोगों से। सर्वेस क्योंकि क्विकली कंडक्ट किए जाते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन नए नए इशू पे आपको जैसे ही इशू अराइज होता है तभी मिल सकता है। मतलब जल्दी रिस्पॉन्स अगर आपको किसी चीज़ का चाहिए है तो वो आपको मिल सकता है। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो कभी कभी इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट भी हो सकती है, क्योंकि मेमोरी लैप्स या दे डोंट वांट टू टेल द रिसर्चर व्हाट दे रियली बिलीव। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया में सेक्युलरिज्म या रिलीजन को लेके आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि जो पर्सन रियली सोचते हैं वो सच में आपको वही चीज बताएं, हो सकता है वो कुछ कुछ चीजों को छुपा लें, है ना। तो इसे बोलते हैं क्या कि हो सकता है कि आप भूल भी जाओ, तो कभी कभी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं मिलती। पीपल समटाइम्स ऑफर रिस्पॉन्सेज दे थिंक द रिसर्चर वांट्स टू हियर। कभी कभी लोग इस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि रिसर्चर यही आंसर हमसे सुनना चाहता है, तो वो उसी तरह का रिस्पॉन्स उसको देते हैं, ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो ये एक लिमिटेशन है सर्वे रिसर्च का, ये भी क्लियर है। ओके, next question number 28, discuss various methods for collection of data and highlight its significance in psychological inquiry or research। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी या रिसर्च में अलग अलग मेथड्स होती हैं डेटा कलेक्शन की, उसको आपको बताना है और उसके सिग्निफिकेंस भी आपको बताने हैं। तो डेटा क्या होता है पहले आप वो डिफाइन यहाँ पर कर सकते हो, फिर उसके बाद में आप उसकी मेथड्स बता दो, उसके सिग्निफिकेंस बता दो। आप चाहो तो फ्लो चार्ट्स वगैरह भी अपने आंसर में बना सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आप फ्लो चार्ट्स जहाँ पर भी लगता है वहाँ बना सकते हो। कोई टेबल आपको बनानी है वो भी बना सकते हो, किसी तरह का कोई माइंड मैप आपको बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। वेरी शॉर्ट में इतना नहीं करना, लेकिन शॉर्ट में आप ये चीज़ें कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, सो ऑल वेराइटीज ऑफ डेटा कैन नॉट बी कलेक्टेड थ्रू अ सिंगल मेथड ऑफ इंक्वायरी। तो साइकोलॉजिस्ट यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स। कि सभी तरह का डेटा सिर्फ एक मेथड के थ्रू तो यूज नहीं किया जा सकता या एक्वायर नहीं किया जा सकता। तो साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग मेथड्स बनाई, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, केस स्टडी एक्सेट्रा। इन सभी के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। अ नंबर ऑफ मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस। डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज की जा सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखो आपको अब इसको आंसर को स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि व्हाट इज डेटा, ठीक है। फिर आप एक नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, और इसमें से ऐसे फ्लो चार्ट बना के ये सब लिख दो, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड, कोरिलेशनल हो गया, सर्वे हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो गया, केस स्टडी हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे करके आपने एक अपनी फ्लो चार्ट बना देनी है। फिर आप इसके बाद में लिख दो कि सिंगल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, देयरफॉर साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड दीज वैरायटी और मल्टीपल ऑफ मेथड्स। क्लियर? तो ये आपका फ्लो चार्ट भी बन गया, आपने मीनिंग भी बता दिया डेटा का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा उन्होंने हमसे बोला कि इसके सिग्निफिकेंस भी हमको बताने हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए कि अलग अलग मेथड्स कैसे यूज करते हैं। तो जैसे अगर आपको बिहेवियर ऑब्जर्व करना है ऑफ स्पेक्टेटर्स वाचिंग अ फुटबॉल मैच, तो आप ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज कर सकते हो। आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है कि जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो कैसे वो ज़्यादा अच्छे से उसमें परफॉर्म कर सकते हैं इन क्लासरूम इन विच दे हैड स्टडीड द सब्जेक्ट और इन द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब जैसे आप जिस क्लास में बैठ के पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और मान लो आपको एग्जाम देने के लिए कोई दूसरा क्लास दे दिया जाए, तो क्या आपके एग्जाम रिजल्ट में कोई डिफरेंस आएगा, या अगर आपको सेम क्लास में बिठाते हैं तो क्या कोई डिफरेंस आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप को रिलेट कर सकते हो इंटेलिजेंस को सेल्फ एस्टीम के साथ में, तो को रिलेशनल मेथड हो जाएगी। आप सर्वे कर सकते हो स्टूडेंट के एटीट्यूड को बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब अगर एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो उससे स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में क्या चेंज आएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज कर सकते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखने के लिए। आप डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन अ चाइल्ड, उसको स्टडी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ केस स्टडी। तो देयर आर वेरियस मेथड्स एंड दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है। साथ ही साथ में हमने इसके सिग्निफिकेंस भी कुछ कुछ हाईलाइट कर दिए, जैसे कि
साइकोलॉजिकल इंक्वायरी या रिसर्च के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, तो इसके थ्रू आप जो है एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर सकते हो। डेटा अगर आपको मिल जाता है उसको एनालाइज करके आप किसी भी रिसर्च के कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो, आपको पता चल सकता है, उसके कॉज को जान सकते हो, उसके ट्रीटमेंट को आगे प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च के थ्रू हो सकती हैं। तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंस और थोड़ा सा डेटा कलेक्शन दोनों अगर आप बता दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। फाइन, ओके। Next you have is question number 29. Discuss the difference between naturalistic and controlled observation. Naturalistic और controlled observation में क्या difference होता है? देखो सिंपल है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ये होती है कि जब आप नेचुरल सेटिंग में या रियल लाइफ सेटिंग में या नेचुरल इन्वायरमेंट में किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करनी है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर, तो मैं उनके स्कूल में जाके उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकती हूँ। दिस इज अ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, मतलब जिस कंडीशन में वो है नेचुरल कंडीशन में ही उनको जाके आप ऑब्जर्व कर लो, दैट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। और जो आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है उसमें ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे किसी के बिहेवियर को स्टडी करना है या उसको जानना है, उसके बिहेवियर के बारे में जानना है, तो मैं फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल ले लें इसमें, मान लो कि आप ये देखना चाहते हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर कर लो या किसी के भी ऊपर कर लो, एक लैब के अंदर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, है ना, लेबोरेटरी में रखे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ये देखना चाहते हो कि अगर किसी पर्सन को उसके फैमिली से 20 डेज के लिए दूर रखा जाए तो उससे उसके साइक पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर हम उसको उसकी फैमिली से दूर रखकर कुछ दूसरे लोगों से उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, उनके साथ में उसको रहने की आदत डालें, तो क्या वो पुराने लोगों को भूल सकता है। तो आप इस चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उसको लैब में रख के, और फिर आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो दैट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिस्टिक एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। रीड कर देती हूँ एक बार और, देखो। When observations are done in a natural or real life setting, it is called naturalistic observation. And in this case, the observer makes no effort to control or manipulate the situation for making an observation. और इसके लिए observer किसी भी तरह का कोई effort नहीं करता, कोई manipulation नहीं करता situation में। इस observation को hospitals, homes, schools, day care center etc. पर conduct किया जा सकता है। On the other hand, many times certain factors that determines behavior are controlled by the people that are not the focus of their study. बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर को, तो उसके लिए हम उसको कंट्रोल करते हैं उन फैक्टर्स को, जिसे कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर किया जाता है। And many of these studies in psychology are conducted in the laboratory, and this type of observation is called controlled laboratory observation, which is obtained in laboratory experiments. ठीक है, तो कभी कभी कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन कर रहे हैं बिहेवियर को, तो आपको क्या करना है, उनको अपनी स्टडी में अगर नहीं लेना है तो आप क्या करोगे कि उनको कंट्रोल कर दोगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको ये देखना है कि क्या आप अपने पेरेंट्स से दूर रहकर भी जो है उनको भूल सकते हो, या कुछ अगर हमको ऐसे स्टडी करना है कि अगर आपको आपकी फैमिली से दूर कर दिया जाए और आपको दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो क्या कुछ दिन में आप अपनी फैमिली को भूल जाओगे, या कितना टाइम आपको लगेगा अपनी फैमिली को भूलने में। क्लियर, तो इस तरह से अगर आपको करना है तो आपको फैमिली को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको ले जाएंगे लैब में या कहीं और दूसरी सेटिंग में और वहां पर आपको रख दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये डिफरेंस है, आपको दोनों के बीच में बता देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। So question number 30 says human behavior should be studied following the methods adopted by sciences. Explain the statement. Statement बोल रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है साइंस की मेथड्स को अडॉप्ट करके। ठीक है, मतलब साइंस की कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स को अगर हम अडॉप्ट कर लें तो हम ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, तो ऑब्वियसली आप इसके अंदर क्या बताओगे, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। देखो, साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट human behavior can and should be studied following the methods adopted by sciences like physics, chemistry and biology. जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, ऐसे ही साइंस के मेथड्स को यूज करके आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो। The key assumption of this view is that human behavior is predictable, caused by internal external forces and can be observed, measured and controlled. सबसे मेजर अजम्पशन जो इस एक स्टेटमेंट का है या इस व्यू का है वो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है,
ह्यूमन का बिहेवियर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है। ह्यूमन का बिहेवियर ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, उसके बिहेवियर को मेजर भी किया जा सकता है और साथ ही साथ में उसके बिहेवियर को कंट्रोल भी किया जा सकता है। सो दैट मीन्स कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी तभी तो कर सकते हैं ना जब ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो ये एक अजम्पशन लेकर हम चलते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स, अब इस एक चीज़ को अचीव करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो डिसिप्लिन है साइकोलॉजी का फॉर अ लार्जर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी restricted itself to the study of overt behavior, that is the behavior that could be observed and measured. It did not focus on personal feelings, experiences, meanings, etc. मतलब ये कि अपने इस गोल को अचीव करने के लिए साइकोलॉजी बहुत समय तक ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी करने से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती थी, यानी कि ऐसा बिहेवियर जिसको ऑब्जर्व या मेजर किया जा सकता है। यहाँ पर हम पर्सनल फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे थे, हम कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च पर जा रहे थे। यहाँ पर आपको अपने आंसर के अंदर जो इंक्लूड करना है ना, दैट इज साइंटिफिक रिसर्च। देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ना कि आप स्टडी कर सकते हो ह्यूमन बिहेवियर को साइंस की मेथड को अडॉप्ट करके, तो जैसे साइंटिफिक रिसर्च होता है, साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, द सेम वे वी कैन डू साइकोलॉजिकल इंक्वायरी एज वेल। सेम तरीके से हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल इंक्वायरी भी कर सकते हैं, है ना। जैसे उसमें मेथड्स यूज होती हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी मेथड यूज करेंगे। वी ऑल नो दैट साइकोलॉजी इज अ यंग साइंस। आप इसे एक स्टेटमेंट के साथ में अपने आंसर को स्टार्ट भी कर सकते हो। कैसे? दैट वी ऑल नो साइकोलॉजी इज अ young science and science knowledge can be used in studying human behavior like physics, chemistry and biology. and की assumption ये है कि ह्यूमन का बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। साइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें होती हैं। द ओनली थिंग इज कि साइकोलॉजी के अंदर हम रिसर्चेस वगैरह करके फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ढूंढते हैं, जैसे साइंस में सेम होता है। यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, यहाँ पर हम ह्यूमन बॉडी, सोल, बिहेवियर एक्सेट्रा इन चीज़ों की बातें करते हैं। बस ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस व्हाई शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी इज एथिकली इम्पॉर्टेंट। स्टडी रिजल्ट्स को शेयर करना एथिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? कि स्टडी रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपका जो एग्जामिनेशन रिजल्ट आता है, आपने जो साइकोलॉजिकल रिसर्च करी है उससे जो रिजल्ट आया है उसको आपको शेयर करना चाहिए। ये एथिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इसमें एक एग्जांपल से आप लोगों को मैं बता देती हूँ, वही आपको फिर आंसर में लिख देना है। साइकोलॉजी में मान लो मैं रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ और मैंने अपनी रिसर्च में आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 40 स्टूडेंट्स को लिया है और इनके ऊपर मैं किसी तरह की कोई रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ। पहले मैंने इनको बता दिया था कि रिसर्च किन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, जितना जितना आपको मेरे लिए बताना नेसेसरी था वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था। मैंने ये भी कहा था कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखूँगी, किसी के साथ में शेयर नहीं करूँगी। अब मैंने आपके ऊपर कोई रिसर्च वगैरह कंडक्ट करी, मान लो मैंने आपके ऊपर रिसर्च करी कि क्या सभी स्टूडेंट्स के अंदर एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्या सभी स्टूडेंट्स एंग्जाइटी फील करते हैं, और अगर करते हैं तो कैसा फील करते हैं, कितना फील करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अब मैंने रिसर्च वगैरह कर ली, मेरे पास में आंसर आ गया, मुझे पता चल गया कि होते हैं या नहीं होते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि ठीक है रिसर्च होगी, अब अपने घर चले जाओ। आपके मन में रहेगा ना कि मुझे जानना है भाई, मुझे आपने यूज़ करा है, मेरी रिसर्च मेरे ऊपर की है, तो मुझे मेरा रिजल्ट भी तो जानना है। एंड एथिकली भी ये चीज़ बिल्कुल सही है कि आपका जो भी रिजल्ट आए आप उसे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ में शेयर करो, ताकि वो जो भी सारी चीज़ें हैं उसको लेके बिल्कुल जान रहे हों, ऐसा कुछ भी ना हो कि चीज़ों को लेके वो अननोन हो। एंड साथ ही साथ में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स हमसे एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं अगर आपके ऊपर रिसर्च करूंगी तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते होंगे कि जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, और आपको एट लास्ट पता चलेगा कि आपके अंदर एंग्जाइटी इशू है या नहीं है। सो वो एक एक्सपेक्टेशन हमसे डेवलप हो जाती है। दूसरा, एज अ रिसर्चर इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू गो बैक टू द पार्टिसिपेंट्स, और रिसर्चर की तरह हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हम अपने पार्टिसिपेंट को वो सारी चीज़ें बताएं।
ठीक है, तो आपको अपने आंसर में यही लिखना है कि इन साइकोलॉजिकल रिसर्च आफ्टर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स इट इज कंपल्सरी फॉर द रिसर्चर टू गो बैक टू द पार्टिसिपेंट्स एंड शेयर द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी विद देम। व्हेन यू गो फॉर डेटा कलेक्शन द पार्टिसिपेंट डेवलप सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। देखो, अगर मान लो पार्टिसिपेंट भी ऐसा सोच ले कि उसको आपको डेटा प्रोवाइड करना ही नहीं है, जैसे मान लो आप स्टूडेंट्स हो और मैंने आपसे कहा कि मैं एंजाइटी से रिलेटेड रिसर्च कर रही हूँ, आपने ये सोच लिया कि मैम को हमको डेटा बताना ही नहीं है, हम मैम का कोई भी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देंगे, तो मैं तो कभी रिसर्च कर ही नहीं पाऊंगी ना। सो इफ यू आर कोलैबोरेटिंग विथ मी इन माई रिसर्च, सो दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको उसका रिजल्ट भी शेयर करूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई दैट इज एथिकली इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, लिख पाओगे ना इसको भी अपने आंसर में कि एथिकली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं। इसके देखो दो एडवांटेजेस होते हैं। पहला तो कि पार्टिसिपेंट की एक्सपेक्टेशन होती है, आप उसको फुलफिल कर लेते हो। दूसरा, पार्टिसिपेंट आपको अपना कोई ओपिनियन भी बता सकता है। मतलब जैसे 40 स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने रिसर्च कंडक्ट करी, अब मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, चलो ये तो अच्छा है कि आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि मैम रिजल्ट बताएंगी, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ हो सकता है रिसर्च में कुछ चीज़ आपने ऑब्जर्व करी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो स्टडी के टाइम पर आपने देखी हो, शायद मुझसे मिस हो गई हो, और वो आप मुझे बाद में बता दो, तो दैट इज समथिंग कि मेरी रिसर्च के लिए मुझे कोई एक नया एज मिल जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ों में एडवांटेज है, मतलब ये दो तरह का एडवांटेज है। सो दैट नीड्स टू बी डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। The researcher wants to know about the happiness level among the students of class 11th. So describe in brief which combination of participants can be used by researcher for knowing happiness. रिसर्चर जो है वो क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अंदर हैप्पीनेस लेवल देखना चाहता है कि वो लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। तो बताओ किस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ करना चाहिए रिसर्चर को उसकी हैप्पीनेस जानने के लिए। सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मुझे जानना है कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के अंदर हैप्पीनेस लेवल कितना है, वो कितने ज़्यादा खुश हैं, तो मुझे कौन सी ऐसी चीज़ देखनी पड़ेगी जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग का हैप्पीनेस लेवल क्या है। क्या चीज़ मुझे यहाँ पर कंबाइन करनी पड़ेगी? कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेंट। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेंट कैन बी यूज्ड? किस तरह के पार्टिसिपेंट का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर लेना चाहिए? सोच पा रहे हो कुछ, या कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। देखो, व्हाट वी नीड टू डू इज एन इंटरव्यू। अगर मुझे जानना है कि क्या क्लास 11th के स्टूडेंट्स खुश हैं, तो ऑब्वियसली मैं उनका इंटरव्यू करूंगी, है ना। इंटरव्यू में मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उनकी सिचुएशन से रिलेटेड, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है, मैं हर एक स्टूडेंट से अलग अलग जाकर पूछूं, या मैं पूरी क्लास से एक ही बार में इस चीज़ का आंसर ले लूँ, या फिर आपकी पूरी क्लास जो है वो मुझे आपके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस या कुछ चीज़ें बताए जिससे मुझे समझ में आ जाए, तो वो ग्रुप टू इंडिविजुअल हो जाएगा, या ग्रुप टू ग्रुप हो जाए, मैं अपने साथ में और भी कुछ लोगों को लेकर आऊँ। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं इंटरव्यू के। इसी के साथ साथ में देखो एक चीज़ और हो सकती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने कॉम्बिनेशन पूछा इसलिए हम इंटरव्यू बताएंगे। क्वेश्चन आयर, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं और वो क्वेश्चन आयर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, उस क्वेश्चन आयर का आंसर आप लोग मुझे दो, तो उसके बेसिस पर भी मुझे कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन इंटरव्यू थोड़ा सा इजी मेथड होता है, इसलिए हम इंटरव्यू पर जाएंगे। और साथ ही साथ में वो कॉम्बिनेशन जो है वो इंडिविजुअल टू ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हो सकता है। दो मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगे यहाँ पर। क्लियर? तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33। If Shyam want to know how a mother feels about the loss of her child, then he will utilize which method? Write the salient features of this method. अगर श्याम को जानना है कि उसकी मदर कैसा फील करती है अगर वो अपने बच्चे को खो दे, तो then he will utilize which method? तो इस एक चीज़ को जानने के लिए श्याम कौन सी मेथड यूज़ करेगा? इफ़ श्याम वॉन्ट्स टू नो हाउ अ मदर फील्स अबाउट द लॉस ऑफ हर चाइल्ड, मान लो कोई मदर ने अपने चाइल्ड को खो दिया है तो उसको कैसा फील होता है, ये अगर हमको पता करना है तो श्याम यहाँ पर कौन सी मेथड को यूज़ करेगा और उस मेथड के क्या क्या फीचर्स हैं ये भी हमको बताना है। तो पहले हमको मेथड भी बतानी है, फिर उस मेथड के हमको फीचर्स भी बताने हैं, ठीक है। देखो, in order to know about the feelings of about the loss of her child, then he will utilize qualitative method. ठीक है, अभी क्वांटिटेटिव पढ़ी थी, अब क्वालिटेटिव। हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्वालिटेटिव मेथड को यूज करेंगे, है ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स हो गया, पेन हो गया, ये सारी जो चीजें होती है ना, ऑनेस्टी हो गई, ये सब क्वालिटेटिव
होते हैं, मतलब इनके अंदर क्वालिटी होती है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। आप मेजर नहीं कर सकते अ मदर्स लव टू हर और हिज और हर चाइल्ड, है ना, मतलब एक मम्मी का प्यार को कभी आप मेजर नहीं कर सकते हो कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। आप उसको बता सकते हो कि 10 प्यार करती हैं या 50 प्यार करती हैं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं बता सकते, मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये क्वालिटेटिव मेथड होता है। इसके क्या फीचर्स होते हैं, देखो, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, कॉम्प्लीमेंट्री टू क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड को कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। Data obtained from this type of method cannot be converted into scores or subjected to statistical analysis. इससे जो डेटा हमारे पास में आएगा आप उसको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। इसको मल्टीपल सिचुएशंस में अप्लाई किया जा सकता है और ये मल्टी डायमेंशनल होती है नेचर में। तो क्वालिटेटिव मेथड क्या होती है और उसके फीचर्स क्या है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्लेन इंटरप्रेटिव मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल रिसर्च में इंटरप्रेटिव मेथड क्या होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखो इस चैप्टर से मेथड्स वगैरह पर क्वेश्चन आएंगे, है ना, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आएंगे, पूरा चैप्टर ही वही था, तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का, और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। ओके, नाउ लुक, सो इंटरप्रेटिव मेथड एम्फसाइजेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ओवर एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन। जब आप किसी चीज़ को ओवर एक्सप्लेन या ओवर प्रिडिक्ट करते हो तो इंटरप्रेटिव मेथड जो है वो उसको समझने में हेल्प करती है। देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इट, कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। जब आप ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के कॉम्प्लेक्स या वेरिएबल नेचर को समझना चाहते हो तो उसके लिए जब आप मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज़ करते हो वो आपके फिजिकल वर्ल्ड के इन्वेस्टिगेशन की मेथड से डिफरेंट होना चाहिए। So this viewpoint emphasizes the importance of how human beings give meaning to events, actions and interpret them as they occur in a particular context. तो यहाँ से ये एक व्यू पॉइंट आता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किसी भी इवेंट या किसी भी एक्शन को समझना चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न जानना चाहते हैं, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो हर एक सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ना ही पॉसिबल है ना ही डिजायरेबल है। दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट, हर एक चीज़ सेम नहीं हो सकती। सो एवरीवन इंटरप्रेट्स रियलिटी इन हिज और हर ओन वे। देखो क्वेश्चन बोल रहा है इंटरप्रेटिव मेथड जो है या उसको साइकोलॉजी में एक्सप्लेन करो। इंटरप्रेटिव मेथड किस चीज़ के लिए होती है, जब आप किसी चीज़ को ओवर एक्सप्लेन या ओवर प्रिडिक्ट करते हो। अब हर एक चीज़ के लिए मेथड अलग अलग है। अगर आप ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को समझना चाहते हो तो मेथड अलग होगी, आप फिजिकल वर्ल्ड में ग्रेविटी जानना चाहते हो तो मेथड अलग होगी। अब ये एक चीज़ है कि हम सभी जो है वो ह्यूमन बींग्स, स्पेशली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम हमेशा किसी भी चीज़ के पीछे क्या कारण है, उसका क्या मीनिंग है, इस एक चीज़ को जानना चाहते हैं। ये जो हमारा एक टेंडेंसी होती है ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग अपने आप में डिफरेंट है। सब इस वर्ल्ड को अलग अलग व्यू पॉइंट से देखते हैं। अगर मैं स्टडीज़ को एक अलग व्यू पॉइंट से देखती हूँ तो आपका व्यू पॉइंट शायद अलग होगा। हम सब आपस में अलग अलग तरीके से सोचते हैं, हमारे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, कॉन्टेक्स्ट, हर एक चीज़ बिल्कुल अलग होती है और उसी के थ्रू हमारे अंदर बिहेवियर शेप होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, ये सारा कुछ होता है। सो देयरफॉर पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रियलिटी। तो इसलिए हमको हर एक चीज़ का सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। मतलब रियलिटी को जानना है तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करो। Hence, it is the goal to explore the different aspects of human experiences and behavior without attempting to disturb its natural flow. So that means कि आपको सभी के व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना चाहिए, तब जाके आप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के हर एक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर पाओगे, उसको जान पाओगे। ठीक है, ये इंटरप्रेटिव मेथड जो होती है वो इस चीज़ में हमारी हेल्प करती है। दैट इज़, और पॉइंट्स आपको लगते हैं तो आप इसमें इंक्लूड करोगे। मैं सिर्फ पैटर्न आपको बताते चल रही हूँ, लिखना क्या है वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। और व्यू पॉइंट्स आपको लगते हैं रेलिवेंट है, एग्जाम्पल वगैरह आपको देना है, बिल्कुल लिखो, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड के वेरियस एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो देखो, डे टू डे ऑब्जर्वेशन से साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अलग है, अभी मैंने आपको बताया है ना। एक कॉमन सेंसिकल, मतलब नॉर्मली जो आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों की कि अच्छा ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ ऐसी है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जब आप साइंटिफिकली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगर हम बात करें कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स इसके अंदर होते हैं तो देखो, सबसे पहले होता है सिलेक्शन। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट जो है वो हर एक बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो सिलेक्ट करेगा कि उसे कौन सा बिहेवियर चाहिए है रिसर्च के लिए, पर्टिकुलर बिहेवियर ही हमको ऑब्जर्व करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ तो मैं स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ स्कूल के अंदर ही रिसर्च करूँगी, उनको ऑब्जर्व करूँगी। जब वो अपने घर चले जाएंगे या घर के बाहर होंगे तब मैं उन्हें ऑब्जर्व नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जो स्टडी कर रही हूँ वो स्कूल सेटिंग में ही होनी चाहिए।
है ना। तो दैट इज कि आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आपको स्टडी करना है। सेकेंड इज रिकॉर्डिंग, है ना। पहला हो गया सिलेक्शन, दूसरा हो गया आपका रिकॉर्डिंग। While observing, a researcher records the selected behavior using different means, such as marking tallies for the already identified behavior whenever they occur. जब आप सिलेक्ट कर लेते हो कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करते हुए आप क्या करते हो, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बिहेवियर है उसको टैली करते चलते हो, है ना। जो चीज़ मतलब ये बिहेवियर पहले भी हुआ था, अब ये बिहेवियर फिर से भी हो रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, टैली करते चलते हो, उसको नोट करते चलते हो, हर बिहेवियर को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, थोड़े शॉर्ट हैंड या सिंबल्स वगैरह को यूज़ करके, फोटोग्राफ्स, वीडियो रिकॉर्डिंग को यूज़ करके। तो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो आप उसको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। देन एनालिसिस ऑफ डेटा, अब जो भी आपने रिकॉर्ड किया है ना, तो अब आप उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे। आप एनालाइज करोगे कि क्या उसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है, क्या एक चीज़ हमको उससे जाननी है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मेकिंग गुड ऑब्जर्वेशन इज अ स्किल। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा कर रहे हो। बहुत अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, बहुत अच्छे से आपने नोट डाउन करा है, जो चीज़ आप चाह रहे हो वही आपको मिली है, तो आपका रिसर्च भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए अच्छे से, तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट द रिसर्च। सो अ गुड रिसर्चर नोज दैट ही और शी इज लुकिंग फॉर एंड व्हाट ही और शी इज लुकिंग फॉर, whom she or she wants to observe, and when and where the observation needs to be made। क्या ऑब्जर्व करना है, कब ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, किसको ऑब्जर्व करना है, ये सारी चीज़ें एक गुड ऑब्जर्वर को पता होती है, किस फॉर्म में करना है। तो उसी तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तब जाके हमको जो है हमारा रिजल्ट मिलता है। तो ऑब्जर्वेशन के अगर हम वेरियस एस्पेक्ट्स की बात करें तो दैट इज सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस ऑफ डेटा एक्सेट्रा। इसमें थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, डिस्कस द कंट्रोल टेक्निक्स यूज्ड बाय एक्सपेरिमेंटर्स। कौन कौन सी कंट्रोल टेक्निक्स या जो कंट्रोल टेक्निक्स एक्सपेरिमेंटर्स यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा बताना है। देखो कंट्रोल टेक्निक जो होती हैं वो रेलिवेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो हमको हमारी स्टडी में नहीं चाहिए, तो अगर आपको उसको कंट्रोल करना है तो आपको अगर उसको अपनी स्टडी से रिमूव करना है तो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। सो देयर आर सम ऑफ द कंट्रोल टेक्निक्स। कैसे यूज़ होती हैं देखो। To minimize external extraneous variables, the best way is to eliminate them from the experimental setting। अब मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो हमको नहीं चाहिए हमारी स्टडी के अंदर, है ना, एक्स्ट्रा है, तो आप उसको क्या कर देते हो, अपने एक्सपेरिमेंटल सेटिंग से एलिमिनेट कर देते हो। एलिमिनेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अब हमेशा तो ज़रूरी नहीं कि आप एलिमिनेट कर दोगे हर एक चीज़ को, कभी कभी तो कुछ चीज़ें एलिमिनेट होती ही नहीं है रिसर्च में से। सो आप एफर्ट कर सकते हो कि आप उसको कॉन्स्टेंट रखो पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर और उस एक चीज़ के ऊपर आप ध्यान ही ना दो। फॉर कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्मिक जैसे फीट, मोटिवेशन एक्सेट्रा, बैकग्राउंड वेरिएबल्स, रूरल, अर्बन, कास्ट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मैचिंग इज ऑल्सो यूज्ड। तो कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल्स को कहीं ना कहीं थोड़ा मैचिंग हमको करना पड़ता है। इस एक प्रोसीजर में रेलिवेंट वेरिएबल्स इन द टू ग्रुप्स आर इक्वेटेड और आर हेल्ड कॉन्स्टेंट बाय टेकिंग मैच्ड पेयर्स अक्रॉस कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सिंपली इसमें आपको ये बताना है कि कभी कभी जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ वेरिएबल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो हमको नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम रिसर्च कर रहे हैं मेल्स और फीमेल्स के ऊपर, और हम रिसर्च ये कर रहे हैं कि मेल्स का व्यू पॉइंट क्या है फीमेल्स को लेके, है ना। अब इसमें हम कौन से मेल्स की बात कर रहे हैं, तो मान लो इसमें से हमने सिलेक्ट कर लिए जो 30 to 60 की एज में है, जो 30 to 60 की एज में मेल्स हैं, और उनका एक व्यू पॉइंट क्या है फीमेल्स को लेके। अब फीमेल्स तो हर एक तरीके की हैं, सबका अलग अलग होगा, तो हमने थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर लिया और हमने इसमें बोला कि जो हाउस वाइफ्स हैं, घर का काम करती हैं, उनको लेके आपका व्यू पॉइंट क्या है। तो ये हमने हमारी प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया। अब आपने कहा कि हम इस एक चीज़ में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, या ऑब्जर्वेशन मेथड ना यूज़ करें तो दूसरी मेथड हमने करी, इंटरव्यू मेथड हम ले लेंगे। अब हमने इसमें बोला कि हम इंटरव्यू मेथड को यूज़ करेंगे। डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करा। अब डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करा तो इसमें क्या हो रहा था कि जब भी हम मेल्स से क्वेश्चन पूछते थे हाउस वाइफ्स को लेके या फीमेल्स को लेके, तो वो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ के बारे में बताने लग जाते थे। बट हमारा ये कहना था कि हम आपसे आपकी वाइफ का नहीं पूछ रहे, हम आपसे इन जनरल पूछ रहे हैं कि आपका फीमेल्स को लेके व्यू पॉइंट
क्या है, या कहीं कहीं पर कुछ ऐसे फैक्टर्स आ रहे थे कि हम एक पुअर फैमिली से आते थे तो हमारी वाइफ ऐसे वर्क करती थी, या हम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे तो मेरे घर में जो फीमेल्स थी वो कुछ इस तरह की थी। तो वो एक चीज़ आ रही थी कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड बार बार आ रहा था कि हम पुअर फैमिली से थे या हम रिच फैमिली से थे। अब ऐसे वेरिएबल्स हमको नहीं चाहिए, वी जस्ट डोंट नीड इस तरह के वेरिएबल्स। तो हमको उसको कॉन्स्टेंट रखने की जरूरत है, या तो आप उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दो, अगर नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो कि आप उसको कॉन्स्टेंट रखो। तो ये कंट्रोल टेक्निक्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो वही आपको अपने आंसर में लिख देना है। एक्सप्लेन तो मैंने आपको सारा कुछ करा है, और जो बुक में दिया है आप उसी में से आंसर लिखो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से आंसर ढूंढना है कि बुक का आंसर नहीं लिखूंगा, कोई अलग से बुक होगी उसमें से आंसर ढूंढ के लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो बुक में दिया है वही सब कुछ रेलिवेंट है, वही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसी में से आंसर्स आपको फ्रेम करने हैं। यहाँ पर आपको आंसर्स मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि यहाँ से देख के आप लिखना शुरू कर दो, आप अपने से आंसर फ्रेम करो। ऐसा नहीं है यहाँ से लिखोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, ये भी ठीक है, लेकिन खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ। इसी के साथ में काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक्स होती हैं, ये सीक्वेंस इफेक्ट को मिनिमाइज करती हैं। रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू डिफरेंट ग्रुप एलिमिनेट द पोटेंशियल सिस्टमैटिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स। तो अगर आप पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करते हो, उनको वर्क देते हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है सिस्टमैटिक डिफरेंसेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। ये सब कंट्रोल टेक्निक्स है, आपको अपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द कोरिलेशनल रिसर्च इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है, इसमें भी एक एग्जाम्पल हमने देखा था सबसे अच्छा सा। कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप को ढूंढते हैं, क्या वो एसोसिएटेड है या नहीं। जैसे क्या स्टडी टाइम एग्जामिनेशन रिजल्ट से रिलेटेड है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट 8 आवर्स पढ़ाई करता है तो उसके मार्क्स जो हैं वो 85% अबव होते हैं, है ना। कोई स्टूडेंट है वो 4 आवर्स पढ़ाई करता है तो उसके मार्क्स 60% के आसपास ही रहते हैं, या 60 to 70% रहते हैं। तो क्या इसके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन है, ठीक है। क्या कोई कोरिलेशन बन रहा है कि क्या आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तब भी आपके 85 ही आ रहे हैं, या आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो तब भी आपके 60 आ रहे हैं। तो क्या इसके बीच में कोई रिलेशन है। जब इस तरह के दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं तो उसको बोलते हैं कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। The strength and direction of the relationship between the two variables is represented by a number, जिसे कोरिलेशनल कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है आप उसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट के थ्रू दिखाते हो। वैल्यू +1 से लेके 0 से लेके -1 तक रहती है, मतलब -1, 0 एंड +1, इन तीनों के बीच में रेंज करता है। अगर रिलेशन जो है वो बन रहा है तो आपका प्लस में आएगा, नहीं बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है या कुछ भी समझ में नहीं है तो 0 आ गया, बिल्कुल नहीं बन रहा है तो नेगेटिव आ गया। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 8 आवर्स पढ़ाई करते हो तो 85% आते हैं, आप 4 आवर्स पढ़ाई करते हो तो 70% आते हैं या 60% आते हैं, ठीक है। तो दैट शोज अ कोरिलेशन, तो +1 आ जाएगा। मान लो ऐसा हो कि आप 8 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, चाहे 10 घंटे पढ़ो, आपके मार्क्स 33 आ रहे हैं तो 0 हो जाएगा। ऐसा हो जाए मान लो कि आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो और आपके मार्क्स आ जाएं 60%, ठीक है। आपने 10 घंटे पढ़ाई करी और आपके मार्क्स आ जाएं 50%, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्क करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख देना कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में, कि पॉजिटिव कोरिलेशन जब होता है जब वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस। जैसे 8 घंटे पढ़ाई करी तो 85%, 9 घंटे पढ़ाई करी तो 90%, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। जब और या फिर अगर कोई एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो जाए, कि आप 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो तो 85% है, 6 आवर्स पढ़ाई करी तो 60% हो गया, 4 आवर्स पढ़ाई करी तो और 30% हो गया। तो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, कि आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपके परसेंटेज 40% ही आ रहे हैं, आप 9 घंटे पढ़ाई करते हो आपके परसेंटेज 30% आ रहा है। तो दैट इज कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, इसे बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल वही है। जीरो कोरिलेशन तब होता है जब किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम 8 घंटे पढ़ो तो भी तुम्हारे 50 ही आ रहे हैं, तुम 10 घंटे पढ़ो तो भी तुम्हारे 50 ही आ रहे हैं, कोई कोरिलेशन नहीं। क्लियर। तो ये होते हैं आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो आप थोड़ा सा इसमें अपना डिस्क्राइब कर दोगे, ठीक है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन, it indicates that as the value of one variable increases, the value of the other variable will also increase. Similarly, when variable decreases, a decrease in
y2 takes place, yeah, when one variable decreases, the decrease in other also takes place, and the value is +1. Negative correlation, it tells us that as the value of one variable increases, the value of the other decreases, and the value of negative correlation ranges from 0 to -1.0. Zero correlation. It is also possible that sometimes no correlation may exist between the two variables. Now this is called zero correlation. So this indicates that no significant relationship exists between two variables, or the two variables are unrelated. So the value of zero correlation is 0.0. Is that fine? Clear? इसको भी आंसर कर पाओगे? नेक्स्ट इज डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू के डिफरेंट टाइप्स, आई थिंक इसको अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कॉम्बिनेशंस में. आप इसको टाइप्स में देखते हैं. देखो, दो ब्रॉड टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड. देखो क्या होता है. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आप जो इंटरव्यू लेने जा रहे हो, आपके पूरे सोच समझ के जा रहे हो कि आपको सामने वाले से क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन नहीं पूछना है, या आपने एक पूरा जो है ना पेपर में क्वेश्चंस लिख के रखे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हो, आपको बोला जाए कि आप जाके अपने प्रिंसिपल का इंटरव्यू लो, तो आप पूरे अपने क्वेश्चंस फ्रेम करके जाओगे कि आपको प्रिंसिपल से क्या क्या पूछना है. ठीक है, पूरे क्वेश्चंस, उससे बाहर आप कुछ भी नहीं पूछोगे. दैट इज स्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जिसमें आप कोई क्वेश्चंस वगैरह लेके नहीं जाते हो. ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं आप पूछते रहते हो. और जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन पूछा, उनने कोई आंसर दिया, उसी आंसर से रिलेटेड आपने एक और क्वेश्चन पूछ दिया. लेकिन स्ट्रक्चर्ड में ऐसा नहीं होता. स्ट्रक्चर में एक ही क्वेश्चन और एक ही आंसर, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा आंसर, है ना. ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कुछ आंसर दिया, उनके आंसर के बेसिस पर आपने एक और क्वेश्चन पूछ लिया. ऐसा नहीं होगा. जो आप लिख के लेके गए हो आपको बस वही पूछना है. ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं. स्टैंडर्डाइज्ड वे भी इसको बोल सकते हैं. देखो, it is one where the questions in the scheduled are written clearly in a particular sequence. The interviewer has little or no liberty to make changes. Interviewer कोई change नहीं कर सकता अपने questions में. In which they have to be asked, or the order, जिस order में question पूछने वैसा ही. अगर यहाँ first question लिखा है, यहाँ second, यहाँ third, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले first पूछ लिया फिर third पूछ लोगे. जैसा sequence लिखा है वैसा ही आपको पूछना है. This is what called structured or standardized interview. दूसरा आपका होता है अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड. इसमें क्या होगा, इंटरव्यूअर के पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, कैसे भी डिसीजंस वहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड ले सकता है. एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सीक्वेंस वगैरह की कोई ऐसी ज़रूरत होती नहीं है. रिस्पॉन्स स्पेसिफाइड नहीं होते हैं इस तरह के इंटरव्यू में. रिस्पॉन्डेंट आंसर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जिस भी तरह से उसको ठीक लगेगा. इस तरह के क्वेश्चंस को ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोला जाता है. फाइन, आगे समझ में. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39. रमेश वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चनायर. विच टाइप ऑफ क्वेश्चन ही हैज टू फ्रेम टू कंस्ट्रक्ट दिस एक्टिविटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ. रमेश को एक क्वेश्चनायर बनाना है. किस तरह के क्वेश्चंस उसको अपने इस एक एक्टिविटी में फ्रेम करने चाहिए, या किस तरह के क्वेश्चंस उसको बनाना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफ में इसको बताओ. ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़, रमेश को दो तरह के क्वेश्चन बनाने चाहिए. सबसे पहले तो ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे बोला हाउ यू फील अबाउट द सेफ्टी इन योर सिटी. ठीक है, हाउ यू फील अबाउट सेफ्टी गाइडलाइंस इन योर सिटी. और मैंने आपको ऐसे स्पेस दे दिया कि आपको जितना लिखना है इसके बारे में आप लिख सकते हो. 3-4 लाइन मैंने छोड़ दी. इसे बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन. दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन. क्लोज एंडेड में ऐसा होता है जैसे मैंने आपसे बोला कि हाउ मच डू यू लाइक द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन योर सिटी. ठीक है, और मैंने आपसे बोला 1 इज़ वेरी बैड, 2 इज़ बैड, 3 इज़ न्यूट्रल, 4 इज़ गुड एंड 5 इज़ वेरी गुड. और आपको इन्हीं में से किसी एक पर टिक लगाना है. ये होते हैं क्लोज एंडेड, कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इसी में से अपनी चॉइस बनानी है. आप खुद से जो सोच रहे हो वो नहीं कर सकते. दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. ठीक है, इन द क्लोज एंडेड टाइप द क्वेश्चंस देयर प्रोबेबल आंसर्स आर गिवन एंड द रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स. एग्जांपल येस और नो, ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सेट्रा. रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है, आपको उसमें रेट करना होता है. जैसे 3 पॉइंट दिए हैं, अग्री, अनडिसाइडेड या डिसअग्री. आप अग्री करते हो या आप डिसअग्री करते हो, या अभी आपने कुछ सोचा ही नहीं है, या 5 पॉइंट या 7 पॉइंट, 9 पॉइंट, 11 पॉइंट, 13 पॉइंट. तो इस तरह के स्केल्स बनाए जाते हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो वो स्केल था, है ना, कि 1 इज फॉर वेरी बैड, 2 इज फॉर बैड एक्सेट्रा. कुछ केसेस में पार्टिसिपेंट से रैंक भी पूछा जाता है प्रेफरेंशियल ऑर्डर में. तो क्वेश्चनायर इसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है. कैसे प्रेफरेंशियल, कैसे कि जैसे आपके स्कूल में डिसिप्लिन,
सेफ्टी, क्लीनलीनेस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक। मैंने आपसे कहा सुनो, इन पांचों में आपको रैंक देनी है कि इन पांचों में आपके स्कूल में सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगता है आपको, तो पांचों को एक एक रैंक देनी है। तो जैसे मान लो आपने बोला कि मेरे स्कूल में सबसे अच्छा है क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस के बाद मुझे इनमें से लगता है कि हमारे स्कूल में सबसे अच्छी सेफ्टी है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स और ज़्यादा, मतलब इन सब से फिर स्पोर्ट्स आता है इसके बाद में, फिर इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल का डिसिप्लिन, और फाइनली मुझे म्यूजिक लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को कम ज़्यादा दे रहे हो, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप किसको प्रेफर करते हो कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है। क्लियर? तो ये आपका प्रेफरेंशियल ऑर्डर भी कभी कभी होता है, तो ऐसे भी आप इसको दे सकते हो। और ये जो मैं एग्जाम्पल तुम लोग को बता रही हूँ ना, इतने चिल्ला चिल्ला की सब लिखना, ठीक है, अपने आंसर में। तो क्वेश्चन आयर जो है वो बैकग्राउंड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, पास्ट बिहेवियर, एटीट्यूड, ओपिनियन, नॉलेज, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। बहुत हेल्पफुल टूल है। सेंसेस वगैरह होता है ना, उसमें भी क्वेश्चन आयर रहते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन आयर को फिल करना होता है, मतलब आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। एक टेस्ट कितना ज़्यादा रिलायबल हो सकता है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है, ठीक है। देखो, reliability of the test refers to the consistency of scores obtained by an individual on the same test on two different occasions, like test retest reliability। देखो, reliability of the test मतलब होता है consistency of scores। जो भी एक इंडिविजुअल है, आप उसे सेम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो अलग अलग ओकेजन्स पे। मान लो आज आपने टेस्ट कंडक्ट करा, फिर एक टेस्ट आपने 10 दिन बाद कंडक्ट करा, और आपका जो टॉपिक है वो है कि एग्ज़ाम रिलेटेड एंग्जाइटी मान लो, तो आपके स्कोर्स जो आ रहे हैं ना वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ और बोला था, 10 दिन बाद आपका व्यू पॉइंट चेंज हो गया था। तो इसके लिए क्या किया जाता है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, मतलब इट इंडिकेट्स स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट स्कोर्स ओवर टाइम। इट इज कंप्यूटेड बाय फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढते हैं कि आज आपने जो टेस्ट दिया था उसमें आपके स्कोर्स क्या थे, फिर 10 दिन बाद आपका टेस्ट हुआ तो उसमें आपके स्कोर्स क्या थे, तो दोनों का फिर कोरिलेशन देखते हैं कि क्या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, एक्सेट्रा। तो इसे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बोलते हैं। इसमें एक स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होती है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के अंदर क्या होता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट। दिस इज बेस्ड ऑन द assumption that if the items of the test are from the same domain and should correlate with each other, or they are different from domains and should not correlate। तो इसमें आप क्या करते हो, the test is divided into two equal halves employing odd even method and correlation is computed between the scores of odd and even items। मतलब हम एक दो ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप में ऑड नंबर रखते हैं, एक ग्रुप में इवन नंबर रखते हैं, और फिर उनके बीच में इंटरनल कंसिस्टेंसी देखते हैं। अजम्पशन यहाँ पर हमारा ये होता है कि अगर टेस्ट सेम डोमेन से है या कोरिलेशन बन रहा है तो फिर रिजल्ट्स कैसा आएगा, ठीक है। तो इसको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बोलते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है आपको टॉपिक में, अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप वो टॉपिक पढ़ सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो वहां से आप और डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन इसमें आपको क्या लिखना है, टेस्ट रीटेस्ट आपको लिखना है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आपको इसके अंदर लिखनी है। क्लियर? ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केस स्टडी। केस स्टडी क्या होते हैं, देखो केस स्टडी मेथड में आप किसी पर्टिकुलर केस को डेप्थ में स्टडी करते हो, मतलब डिटेल में स्टडी करते हो। रिसर्चर जो है वो फोकस करता है ऑन द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और न्यू लर्निंग ऑन लेस अंडरस्टूड फिनोमेना। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दे सकती है, आपके लिए कोई नई लर्निंग दे सकती है, उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। केस किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है, किसी स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक इवेंट का भी हो सकता है। अब जैसे मान लो आप गांधी जी के ऊपर केस स्टडी कर रहे हो, तो उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे, डिटेल स्टडी करोगे, तब जाके आपको उनके बारे में पता चलेगा, है ना। तो दिस इज केस स्टडी, आप एग्जाम्पल वगैरह इसमें दे सकते हो। अब अच्छा एक चीज़ और सुनो, जहाँ पर क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट, वहाँ पर हमेशा पैराग्राफ में लिखना, उसको पॉइंट्स में मत लिखना, ठीक है। पैराग्राफ चेंज कर लेना लेकिन पॉइंट्स में मत लिखना। शॉर्ट नोट और ऐसे वगैरह इन सबको पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता है, इनको पैराग्राफ में लिखा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट खत्म तो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, पॉइंट्स में नहीं लिखते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स वगैरह को पॉइंट्स में नहीं लिखना। केस स्टडी के अंदर मल्टीपल मेथड्स होती हैं डेटा कलेक्शन की, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड अ वैरायटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स हु इन सम वे और द अदर माइट बी एसोसिएटेड विद द केस। जो भी लोग केस से रिलेटेड हैं, अब जैसे गांधी जी के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, तो गांधी जी से रिलेटेड अगर आज के समय में कोई प्रेजेंट है जो उनको जानता है, उनके पूर्वजों को जानता है, या उनके बाद में जो डिसेंडेंट्स वगैरह हुए फैमिली लीनिएज में उनको किसी को जानता है, तो आप उनसे जाके बात करो, उनका इंटरव्यू लो, उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट करो, तो आपको उनके बारे में और ज़्यादा पता चलेगा,
है ना। तो केस स्टडी के अंदर ये और भी मेथड्स को यूज किया जा सकता है। प्रॉब्लम होती है वैलिडिटी की, है ना, बिकॉज सिंगल केस स्टडी इज क्वाइट चैलेंजिंग। सिर्फ अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने गांधी जी के ऊपर कोई एक बुक पढ़ी और आपको ऐसा लगता है कि बस वो बुक पढ़ के आपको गांधी जी का पूरा कैरेक्टर पता चल गया, सो दैट इज नॉट रेलिवेंट। आपको उनसे रिलेटेड पूरा डिटेल्ड स्टडी करना होगा, तभी जाके आपके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ वैलिडिटी जो है वो यहाँ पर रहती है। इट इज रिकमेंडेड दैट द इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड यूजिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय अ नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। तो प्रॉब्लम जो है वो ऐसी रहती है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के थ्रू, डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है। केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए डेटा कलेक्शन की, जो कि बहुत मस्ट है। एंड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन द रिसर्चर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ चेन ऑफ एविडेंस फॉर लिंकिंग वेरियस डेटा सोर्सेज हैविंग बेयरिंग ऑन द रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें आपको मिलती चली जा रही हैं, आपको उसको एनालाइज करते हुए सारा कुछ बाद में उसको कंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो ये केस स्टडी होता है, इसके बारे में आपको बताना है। आप एग्जाम्पल अपने आंसर्स में जरूर इंक्लूड करना। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखोगे आपका आंसर उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्सप्लेन क्वालिटेटिव मेथड फॉर डेटा एनालिसिस। ये रिपीट है क्वेश्चन, हमने स्टार्टिंग में इसको किया हुआ है ना, कि क्वालिटेटिव मेथड्स क्या क्या होते हैं। देखो मतलब एक क्वांटिटेटिव करा था, अब ये क्वालिटेटिव है। इसमें क्या होता है, नैरेटिव एनालिसिस होता है। आप डेटा को नरेट करते हो। डेटा जो है वो हमेशा स्कोर्स के फॉर्म में नहीं होता, हमेशा नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता, कभी कभी वो जो है मतलब नरेट करने के लिए भी होता है। तो जब रिसर्चर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है तो वो जनरली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन देयर आर पार्टिसिपेंट्स जो ओन वर्ड्स में, फील्ड नोट्स में, टेकन बाय रिसर्चर्स, फोटोग्राफ्स, इंटरव्यू, वीडियो रिकॉर्ड, इनफॉर्मल टॉक्स, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्ट होता है। इस तरह के डेटा को आप स्कोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कोई पर्सन कितना ऑनेस्ट है आप नंबर्स में नहीं बता सकते हो। तो उसके लिए जो रिसर्चर है वो टेक्निक्स यूज़ करता है, जैसे क्वालिटेटिव बोलते हैं, उसमें कंटेंट को एनालाइज करना, थीमेटिक कैटेगरीज बनाना, है ना, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू वो होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। Mr. Ajay Shukla has conducted many psychological inquiries in context with diverse subject. मिस्टर अजय शुक्ला ने बहुत सारी साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज करी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। आइडेंटिफाई सम ऑफ द कॉमन लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज। कितनी भी आप रिसर्च कर लो, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हर एक रिसर्च के अंदर होती हैं, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो कॉमन लिमिटेशंस जो होती हैं साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की, वो आपको यहाँ पर बतानी है। अब आपको मिस्टर अजय शुक्ला से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ किस एक चीज़ से मतलब है कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज के क्या लिमिटेशन है, क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज देयर आर सम ऑफ द कॉमन लिमिटेशन। सबसे पहले लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट। नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज जीरो इंटेलिजेंस। मतलब देखो, आपके पास में जीरो पॉइंट कभी नहीं होगा। आप अगर रिसर्च कर रहे हो, आप साइकोलॉजिकल मेजरमेंट कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो हमेशा ही होता है। अगर मैं बोलूँ कि आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, तो मे बी 100 होगा, 80 होगा, 70 होगा, जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर जीरो होता तो आप शायद अपने हैंड्स को भी मूव नहीं कर पाते, अपनी आईज को भी मूव नहीं कर पाते, बोल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो जीरो ट्रू पॉइंट, मतलब ट्रू जीरो पॉइंट कभी नहीं होता। वो एक लिमिटेशन हमारे लिए होता है। हमको हमेशा उस एक चीज़ को देखते हुए स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो ये एक लिमिटेशन सभी को फेस करनी पड़ती है। रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। जनरली हमको कहीं ना कहीं जो मेथड्स या टूल्स हम यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, वो रिलेटिव नेचर के होते हैं। जैसे एक टेस्ट वेस्टर्न कंट्री में डेवलप हुआ, वो इंडियन कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रिलेटिव नेचर जो होता है ना टेस्टिंग का या साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर हो जाता है कि आपने इंडिया में कोई टेस्ट बनाया, वो वेस्टर्न कंट्रीज पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जब आप कॉमन रिसर्चेस करते हो तो दिक्कत आती है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को कैसे इंटरप्रेट करोगे? क्वांटिटेटिव तो कर दोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने बोला कि स्कूल में डिसिप्लिन लेवल जो है वो सबने 5 पॉइंट तक एग्री करा है, दैट मीन्स बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। क्वालिटेटिव को कैसे करोगे? उसको कर पाना मुश्किल है ना। तो इसीलिए सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करना क्वालिटेटिव डेटा का वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ में हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है। सो दैट इज अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी और चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th साइकोलॉजी। इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आए, आपको आंसर समझ में आए। अब आपको लिखना कैसे है और कैसे लिखेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपके पास में अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई डाउट हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास कोर्स सब्जेक्ट चैप्टर लेक्चर आपको पढ़ना है वो आप हमारी वेबसाइट दैट इज मतलब प्ले स्टोर, यूट्यूब, वेबसाइट सभी पर एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज www.magnetbrains.com, जो गूगल पर एक्सेसिबल है। यहाँ पर आपको हमारे सभी क्लासेस, कोर्सेज, सब्जेक्ट चैप्टर लेक्चर की वीडियो मिलेंगे। जो भी आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा ओपन। यहाँ पर आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी विथ क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। हम आपसे कोई पेमेंट नहीं लेंगे, ना ही आपको कोई कूपन बेचेंगे। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। तो अब जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन फॉर मोर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।